अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और तमाम तर जहाँ जहाँ एम न्यूज़ देखा जा रहा है, तमाम तर ऑडियंस को, तमाम तर लोगों को, तमाम तर मुस्लिम उम्मा को ईद की खुशियाँ ढेरों मुबारक हों। और आज ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर एम न्यूज़ लाए आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन, और जिसमें हम कुछ होंगी मज़े मज़े की बातें और बहुत सारे अहम चेहरे, जो कि ऐसे चेहरे के जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके राज आप उगलवाना चाहते हैं, वो सब बातें होंगी। उगलवा पाएंगे, हम उगलवा पाएंगे। मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने मुझे भी मौका दिया क्योंकि मैं भी अपने व्यूवर्स को ईद मुबारक कह सकूं। ईद मुबारक आप सभी को, तमाम ही देखने वालों को। और जरूर आप अपनी ईद बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, सो हमने सोचा कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, बल्कि आपकी खुशियों में शामिल हों। और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आज अपने शो में हम लेकर आए हैं। सो वो जो गेस्ट हैं ना इरफान, उनसे बहुत वो जो अंदर वाली बातें होती है ना, वो निकलवानी बातें होंगी, बल्कि इसके साथ साथ बड़ी मजे मजे की गेम्स भी होंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे कि ताकि उनसे हम निकलवा सकें और वो टास्क उनसे करवा सकें। बहुत ही मजे की होने वाली है आज की ये ट्रांसमिशन जो है, इसके लिए आपको हमारे साथ रहना भी पड़ेगा और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो आई थिंक सो इंट्रोड्यूस करवा देते, सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं करते और बता देते कि हमारे साथ इस वक्त हमारे ही स्टूडियो में और कौन कौन से गेस्ट हैं। सो सबसे पहले इरफान मैं बताना चाहूँ कि हमारे साथ सेनेटर फलक नाज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वेलकम कहूँगी आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और उसके साथ साथ एक बहुत ही मैं कहूँगी कि ऐसी पर्सनैलिटी इरफान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि सुबह सुबह आपको जगाती है, अगर ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। सो आज हमने उन्हें बुला लिया यहाँ पे कि आपको बताएं कि भाई सुबह सुबह आपको उठा तो देती हैं, अच्छी अच्छी बातें तो आपको बताती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी ईद कैसे गुजारती हैं। महविश चौधरी है हमारे साथ, वेलकम कहूंगी महविश। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही हमारे पास एक बड़ा नाम मौजूद है आज के इस ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर। और आज का ईद का चूँकि पहला दिन है, हमने कोशिश की कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए शो के अंदर के जो कि आपके लिए ईद के मौके पर आप जो है ईद मना रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन इनकी बदौलत आप ये जो ईद की खुशियाँ हैं आप मना पाते हैं और बड़े ही पुरसुकून तरीके से आप खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मेरी मुराद मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आज इस खुशी के मौके पर आपने टाइम निकाला और एक बार फिर आपके साथ एक हमारे साथ मौजूद हैं। और तमाम तर मेहमानों के लिए और तमाम तर जो नाजरीन हैं उनके लिए आज इस मौके के ऊपर आप एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर करेंगे। इसके साथ साथ मौजूद हैं शकील करार साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बहुत सारी चिट चैट होगी, बहुत सारी बातें भी होंगी। आकाशा, पहले कहाँ से शुरू करेंगे, किससे बात करेंगे और क्या बातें होंगी, कौन कौन सी सस्पेंस हैं जो बाकी हैं? अच्छा, मुझे लग रहा है आज इरफान हम वो जो अंदर वाली बातें होती हैं ना वो निकलवाएंगे, जो कि ये जो हमारे साथ गेस्ट हैं किसी को बता नहीं रहे होते। सो मेरा ये कोशिश होगी कि ईद के शो में वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम निकलवा पाएँ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट साहब, आप ही हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना आप जैसे लोगों के लिए इस तरह के शोज़ जो हैं उनमें आना, क्योंकि डेफिनेटली आपकी 24/7 आपकी कोशिश होती है अवाम में रहना, फील्ड में रहना, लोगों की खिदमत के लिए वहीं पर आप लोग रहते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ कि कितना आसान है या कितना मुश्किल है या कितना इंजॉय करते हैं पब्लिक के साथ रहकर ईद की खुशियाँ इंजॉय कर। सर जैसे मैंने पहले तक जब लोग ईद मना रहे होते हैं लेकिन आप उनकी सिक्योरिटी के लिए लगे होते हैं, तो सर ये कैसा है? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। बुनियादी तौर पे हम जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, हमारा जो सबसे प्राइम मोटिव और जो हमारा सबसे मेन एम होता है वो ये होता है कि जितनी फेस्टिविटीज़ हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हाँ वो ईद की सूरत में हो, हाँ वो किसी दूसरी सूरत में हो, उसमें लोगों की आम पब्लिक एट लार्ज की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए जी। तो इसी तरह इस ईद पे भी हम इसी कोशिश में कोशा हैं कि हम लोगों को मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, उनकी प्रोटेक्शन को मैक्सिमम इंश्योर कर सकें, ताकि लोग जो है वो इस त्यौहार को, इसकी जो बेसिकली कोर है उसके मुताबिक इसको एंजॉय कर सकें और उसके साथ उनके ज़हन में किसी किस्म का कोई डर या खौफ ऐसा ना हो। चूँकि आपने ख़ुद अपने इंट्रो में बयान कर दिया कि आजकल चूँकि जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है और जो बाकी मामलात हैं वो इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहें पहले के मुकाबले में और लोगों को ज़्यादा अपनी
अवेलेबिलिटी इंश्योर करके लोगों को प्रोटेक्ट करें जी। सर क्या चैलेंजेस होते हैं खास करके जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, ईद मुबारक का दिन हो गया या इसके हट के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उस मौके पर बतौर आपको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन या पुलिस डिपार्टमेंट को क्या चैलेंजेस होते हैं इस दौरान? स्पेसिफ़िकली इरफान साहब जो ईद से मुतल्लिका जो चैलेंजेस हैं, मैं चूँकि ईद का मौका है तो मैं ईद के हवाले से बात करूँगा कि इसमें जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो मुख्तलिफ पार्क्स का, पब्लिक प्लेसेस का और ऐसी रिक्रिएशनल स्पॉट्स का रुख करती हैं जिस पे अमूमी तौर पे लोग जो है वो साल में 1 या 2 मरतबा या वंस इन ब्लू मून जाते हैं। तो इसी तरह के जो रिक्रिएशनल प्लेसेस होती हैं उनमें सबसे बड़ा जो अंदेशा और ख़तरा होता है वो ईव टीजिंग का होता है। हमारी चूँकि फैमिलीज़ होती हैं, हम खुद सारे फैमिलीज़ वाले हैं, तो हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अगर हमारी फैमिली, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली किसी पार्क में या किसी ऐसे स्पॉट पे जाए और उसके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो वो हम में से तमाम के तमाम लोगों के लिए बड़ा बायस अफसोस होता है। तो पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज अदर दैन सिक्योरिटी जो मैंने बताया वो ये होता है कि हमने पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में ईव टीजिंग को रोकना होता है। और जो हमारी बहनें, बच्चियां, जो हमारी फैमिलीज़ उन जगहों का रुख करती हैं वो बिल्कुल अपने आप को हर तरह से सेफ़ और सिक्योर महसूस करें। सही है। आकाश मेरे ख्याल से अभी हमारे पास जो फीमेल होस्ट मौजूद हैं, महविश चौधरी, जो कि ऑलरेडी एक चैनल के ऊपर जो है अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रही हैं। महविश चौधरी, सबसे पहले आपसे आगाज़ ये करेंगे कि ईद का शो है और आपने ईद के शो के ऊपर एक इंट्रो देना है, एक टास्क भी है छोटा सा आपके लिए वो आपने कैसे देना है, इस यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। और उसके बाद आपने हमारे नाज़रीन को भी, जो कि एम न्यूज़ के तमाम जो नाज़रीन हैं इस वक्त चैनल को देख रहे हैं, उनको मुबारकबाद देनी हो कि अच्छा सा मैसेज भी आपने देना है, कैसे करना है आपने? अच्छा, ये आप मेरा ऑडिशन ले रहे हैं शुरू से कि ईद मना रहे हैं, थोड़ा देखिए बिल्कुल भी संजीदा सा होना चाहिए ना थोड़ा सा आपका। तो ओके चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आपको देख के स्टार्ट लूँ या कैमरे को देख के स्टार्ट लूँ? जैसे आपको इजी लगे आप मुझे बताएं। ये भी अब आपका टास्क है तो आप मुझे बताएंगे कि फेस इधर होना चाहिए, कैजुअली कर लीजिए, कैमरे को देख के आप कर लीजिए। कैमरा है ना, क्योंकि हमारी दोस्ती तो कैमरे के साथ ज़्यादा होती है। वेल चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद का पहला रोज़। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे कहते हैं महविश चौधरी और आपकी ईद मेरे साथ नहीं बल्कि एम न्यूज़ के संग आप इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये खुशियाँ हमने सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखी बल्कि हमने सोचा है कि अपने नाज़रीन को भी इन खुशियों में हम शामिल करें और इस ईद के जो रंग हैं उनको हम दुबाला करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि ये ईद तो छोटी है लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। तो आइए मिलकर इस ईद के जो रंग हैं, इसकी जो खुशियाँ हैं उनको दुबाला करते हैं और अपने मेहमानों को भी ज़रा इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। छोटी छोटी ईद और बड़ी बड़ी खुशियाँ और बड़े बड़े गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। फलकनाज़ साहिबा, आपसे भी यही पूछना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपका भी पूरा साल जो होता है आप लोग अपनी पार्टी के साथ रहना, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना, लोगों के लिए सोचना, सो ऐसे में फैमिली कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही होती है। कभी बच्चों के जाने से कहता है भाई आपको 24 करोड़ आवाम जो है उनका ख्याल है, उन लोगों का ख्याल है, हमारे साथ भी ईद सेलिब्रेट करें, हमारे साथ भी टाइम गुजारें। बिल्कुल, एज ए पॉलिटिशियन ये हमारे बच्चे काफ़ी सफ़र हुए हैं, बल्कि अभी भी सफ़र हो रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले वर्कर्स के साथ होते हैं, बाद में हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं। जिस तरह ईद हम मनाते हैं अपने वर्कर्स के साथ ज़्यादा खुश होते हैं मनाते हुए, और इसी वजह से हमारे बच्चे काफ़ी सफ़र हो गए हैं। तो हमारी कोशिश होती है ईद के मौके पे हम अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दे दें। तो चले बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं। फिर कौन सी ऐसी डिश है जो कि भाई मम्मा से रिक्वेस्ट हो रही होती है कि ईद वाले दिन ये आप नहीं बनाने और मम्मा बनाती हैं? मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से कोई चीज़ बनाऊं, लेकिन मौका नहीं मिलता है। आपको पता है पॉलिटिशियन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कुकिंग भी कर लेना। बाहर वर्कर्स के साथ होते हैं, आवाम के साथ हम ज़्यादातर बिज़ी होते हैं। और आजकल तो आपको पता है हम लोग जो है अपोजिशन में हैं, तो ज़्यादातर रोटों पे ही है, आप सब लोगों को पता है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस बहुत तो वो भी है। ये भी पार्ट्स ऑफ लाइफ है जो आपको ज़िंदगी का हिस्सा है, साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। कभी आप जो है वो अपोजिशन में होते हैं, कभी इक़्तिदार में होते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ। शकील करार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील करार साहब सीनियर सहाफ़ी और तेज़ाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब यहाँ पे आपके जो है ना बहुत सारे राज हम उगलवाने वाले हैं। सबसे पहला राज ये कि जो कि आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, आपके पेशे से जुड़ा है, ईद कैसे गुजरती है,
क्या ईद में आप अपने घर वालों को टाइम देते हैं या ईद पे भी आपने जो आपका जो फरीज़ा है उसको सर अंजाम देने में लगे होते हैं? आज दे रहे ना फरीजा सर अंजाम। इरफान देखिए, कहने को तो ये बड़ा आसान होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ टीवी जर्नलिज्म है वो जस्ट लाइक के पुलिस मैन है कि हमारे यहाँ कोई इसमें टाइमिंग नहीं होती। अखबार का तो टाइम है, अखबार की जब कापी चलेगी प्रिंटिंग के लिए तो वो रिपोर्टर डेस्क वाले फारग हो गए, घर चले गए, घर जाकर सुकून करेंगे। हमारे यहाँ तो अभी भी आप पिछले दिनों देख लें, जब ईरान की जंग चली या इंडिया पाकिस्तान की जब झड़पें हुई तो हम लोग रिपोर्टर सारी रात सो नहीं पाए थे। हमें किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे अंदर वो एक है साफ़ी जो हमें मजबूर करता है कि हमने ख़बरों से बाखबर रहना है, चाहे वो इसराइल हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, जहाँ इस्लामाबाद हो, तो हमने अपने आप को उसमें इन रखना है। फिर हमें खुद से ऑटोमेटिकली ये समझ लें कि ये सब कुछ ऑटो पे चल रहा होता है कि हमें फिर नींद नहीं आएगी, हम फिर ढूंढेंगे, ख़बरें देखेंगे कहाँ पर क्या हो रहा है। इसी तरह शहर में, और उसमें हम हमारे जो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। बल्कि यहाँ तक होता है कि मेरे घर में, जब मैं घर में हूँ तो वाइफ बच्चे कोशिश करते हैं कि शोर ना हो घर में, कि पापा का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन जा रहा है, कोई बीपर आ रहा है, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये कर लें वो कर लें, तो वो टेलीफोन और मैं वो साथ चलता है। अब तो ये नौबत आ गई है कि इवन अब वाशरूम में भी जाएंगे तो टेलीफोन साथ लेके जाना है किसी की इमरजेंसी कॉल ना आ जाए। बिल्कुल। तो हमारी लाइफ तो ऐसे ही है, हमें नहीं पता चलता कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो जो है वो समझ आ गई हैं। कोई ऐसी डिश बता दें भाई, वाइफ से आप रिक्वेस्ट करते हैं ये वाली डिश जो है वो ईद वाले दिन होनी चाहिए, उसके बगैर ईद फील नहीं होती ना। वो अगर आप ना खाएं आपको लगता नहीं कि ईद मनाई है। ईद है। मेरे बस एक क्वेश्चन थी, बेगम मेरा दिमाग ना खाए, बाकी मुझे छोड़ दे कि अब डिश का हमें डिश खाने का कहाँ मौका मिलता है या फरमाइश कर सकते हैं। तारिक साहब आपने शकील करार साहब आपने ये बात कर दिया, बिल्कुल मैं तारिक साहब के जाना चाह रही हूँ। उस्मान, तारिक साहब आपको मतलब क्या ईद पे होना चाहिए कि क्या कौन सी डिश जो है वो होनी चाहिए? तारिक हम देख रहे हैं कि शकील करार साहब वही वाला जवाब जो है आप देना चाहेंगे। अपने घर भी जाना है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा सर मैं आपसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा कि कौन सा ऐसा लम्हा था ईद का जो बतौर पुलिस में आप उसको मिस कर रहे हैं कि काश मैं इस प्रोफेशन में ना होता तो मैं उन लम्हात को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाता? इरफान भाई मैं आपको बिल्कुल अंडर ओथ ये बात करूंगा कि दिस इज़ माय 13 ईयर ऑफ सर्विस। और आज दिन तक कभी इस सर्विस के दौरान ऐसा महसूस नहीं हुआ। बहुत सारी ईदें, मेजॉरिटी ईदें तकरीबन 90% जो है वो घर से बाहर गुजारी हैं। कभी एक आधी ईद ऐसे थी कि वो मौका मिल गया अपनी फैमिली के साथ गुजारने का। अदरवाइज़ मोर देन 90% जो मैंने बड़ी और छोटी दोनों ईदें गुजारी हैं वो फैमिली से दूर रह के गुजारी हैं। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार काश मैं अगर पुलिस में ना होता तो मैं भी इस वक्त अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये खुशियाँ मना रहा होता। हमेशा बड़ी डेडिकेशन के साथ और एक आपके अंदर से, जैसा शकील भाई ने कहा कि आपके जो अंदर का साफ़ी है वो आपको टिकने नहीं देता, तो इसी तरह जो एक पुलिस वाला है उसका भी जो अंदर से जो पुलिस वाला है वो उसको इस बात पे मजबूर करता है कि यार हम अगर बाहर सड़कों पे होंगे, हम बाहर चौक पे और चौराहे पे होंगे तो लोग तभी अपनी ईद उसकी जिस्ट के साथ मना सकेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाए खुदा ना खास्ता तो फिर इंसान हमेशा, स्पेशली पुलिस का जो अफसर है वो रिग्रेट में रहता है। तो वो जो एक आपके अंदर एक वो होती है इस चीज़ की कि यार मुझे कल को कोई रिग्रेट ना हो, वो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल चीज़ होती है कि आपने लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को सुकून देने के लिए, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए आपने खुद रोड पे मौजूद होना। सर जैसे आकाशा क्वेश्चन कर रही थी कि आप कैसे ईद कैसे मनाते हैं, सेलिब्रेट कैसे करते हैं, घर से बाहर हैं, बतौर पुलिस में कौन से ऐसे चैलेंजेस पे तो हमने बात कर ली है, और घर से बाहर वो ईद वाली खुशी ढूंढना कैसे होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, बीट पुलिस, बीट एनी अदर फोर्स, हमारी जो ईद है या जो हमारी फैमिली है, हम एक सब कॉन्शियस माइंड में चलते हुए अपने जो साथ अपने कोलीग्स हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारी सिपा है, हम उनको अपनी फैमिली मान लेते हैं। ये एक सब कॉन्शियस माइंड चल रहा होता है जो आपको इस बात पे कन्विंस कर देता है कि यही आपकी फैमिली है। तो सर हमारा अब जिस तरह कल ईद का दिन था, तो कल हमने सुबह जो मेरी या मेरे बाकी जितने साथी हैं सब की जो सुबह 5 बजे हुई और लोगों को नमाज ईद के हवाले से, ड्यूटियों के हवाले से वो सारी की सारी गुजरी। उसके बाद सारा दिन सड़कों पे और अपनी फोर्स के
साथ गुजरी, तो हम ये लामहला अपने आप को मेंटली तौर पे इस बात पे कन्विंस कर लेते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो यही लोग हैं। यही लोग हैं। मैं भी शाप की तरफ आना चाहूंगी। अच्छा, हमारा होता है ना चांद रात जो है, चांद रात भी हम ईद से ज़्यादा सेलिब्रेट कर लेते हैं। सो ईद है, ये चांद रात है, और चांद रात है तो क्यों है? अच्छा देखिए, चांद रात एक तो हमें जैसे ही मिलती है अनाउंसमेंट के भी चांद नज़र आ गया तो एक नेचुरली एक एक्सट्रीम खुशी होने लग जाती है कि पूरा महीना हमने इबादत की, रोज़े रखे, तो अब उसका जो फल है, जो समर है, वो हमें मिलने जा रहा है, एक तोहफ़ा जो कि ईद की सूरत में है। तो ऑब्वियसली इट्स नेचुरल के ख़वातीन जो हैं वो फिर ऐसे बढ़ चढ़ के बाज़ारों का रुख करती हैं, क्योंकि जब तक चांद रात हम नहीं मनाएंगे, जब तक हम मार्केट्स का रुख नहीं करेंगे, चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे, मेहंदी नहीं लगाएंगे, जो कि हमने नहीं लगाई हुई, लेकिन ख़वातीन लगाती हैं बहुत शौक से, लेकिन हम चूँकि ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं कि बाज़ दफ़ा टाइम नहीं मिलता या नहीं लगानी पड़ती। तो जब तक ये तमाम तर ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करेंगे, आप देखें ज्वेलरी वो ख़रीद चुकी होंगी, कहीं ना कहीं वो चूड़ियाँ भी ख़रीद चुकी होंगी, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त मुकम्मल होगी, बट चांद रात को निकलना ये तो लाजमी है भाई, और ऐसा हो नहीं सकता कि चांद रात के बगैर ईद मनाई जाए। चांद रात एक मुझे लगता है एक हमारा स्टार्टर होता है ईद के दिन का, ना एक स्टार्टर है कि चांद रात आ गई है तो अब नेक्स्ट डे हमारा ईद। आप देखें कि नॉर्मली हमारी ख़वातीन रात 4-5 बजे तक सोती भी नहीं है, लेकिन सुबह फिर से उठ के उन्होंने तैयारी करनी है, वो जो सेवइयाँ, ईद की खुशी है ऑब्वियसली, और जो मुख्तलिफ पकवान बनने हैं वो भी तैयारी शुरू हो जाती है। मैं खामोशी हो गई है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बहुत सारे चैनल्स पे जाती हूँ, ये मुझसे पूछा जाता है आप कुकिंग क्या कर लेती, क्या अच्छा बना लेती हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलती क्योंकि मेरा ताल्लुक भी ऐसे चैनल से है, हमेशा सच बोलूँगी मैं कि मुझे किचन से लगाव नहीं है। खाने से मुझे बड़ा लगाव है, लेकिन पकाने से मैं कहती हूँ प्लीज़ ज़रा रास्ता दूर कर लो। मैं बचपन से अब तक कौन सी ईद आपकी यादगार ईद थी और क्यों? यादगार थी और क्यों? यादगार थी बचपन की, वैसे तो सारी ईदें यादगार होती हैं, क्योंकि अब भी हम वो वक्त याद करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ खुदारा वो वापस वो वक्त ला दो कि हम बचपन में थे, क्योंकि इट्स अ नेचुरल कि हम कहते हैं बच्चे हैं, कब बड़े होंगे, बड़े हो जाते कब हम जो है ना वो अब इंडिपेंडेंट होंगे कि हम किसी पे डिपेंड ना कर रहे हों, सारी चीज़ें हम खुद करें। लेकिन जब इस प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, यकीन जानो लग पता जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि वो बचपन ठीक था। कि देखिए ईद आती थी, आपको आकाशा अच्छे से याद होगा अगर आपने भी उस तरह से ईद सेलिब्रेट की है, कि ईद की जो तैयारियां, शॉपिंग है, वो पहले से शुरू हो जाती थी। अब तो हम लास्ट मोमेंट पे जाके कर रहे होते हैं। तो जो घर वाले कपड़े लेकर आते थे हमारे, कबर्ड में बार बार उनको निकाल के देखना, एग्जैक्टली बेड पे फैला कर रख देना, उनको बार बार देखना कि कब ईद आएगी, कब हम इनको पहनेंगे। और फिर इवन अपने फ्रेंड्स को हम दिखाते थे, अपने क्लास फेलो जो कज़न्स हैं उनको हम दिखाते थे। फिर जब ईद का मौका आया, कपड़े पहन लिए, तो अब बड़ों का इंतज़ार है, ईदी पढ़ के आएंगे तो हमें मिलेगी ताज़े ताज़े जो नए नोट हैं। ईदी सबसे ज़्यादा मिली आपको और किससे मिली? अच्छा, मुझे जो बचपन में याद है, जो सबसे ज़्यादा मुझे मिली थी वो आई थिंक 1000 मिली थी मेरे मामू से, वो भी अम्मा ने ले ली, ये बोल के ये होता है, ये बोल के, क्योंकि यकीन जानो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं स्कूल, छोटी बच्ची थी, स्कूल जाती थी, जो एक सोच समझ है कि मुझे 10 रुपये मिलते थे, और वो 10 रुपए में भी मैं चीज़ें खा के पैसे बचा लेती थी। और उन दिनों जो ईदी इकट्ठी होती थी 2000-2500 या बहुत फिर आहिस्ता आहिस्ता 5000, अम्मा कहती थी ये बेटा पैसे तुम गुम कर दोगी, मेरे पास रखवा दो, आहिस्ता आहिस्ता लेते रहना। वो ना फिर दिन आए, ना वो आहिस्ता आए, ना वो ईदी मुझे वापस मिली। तो वो बचपन के दिन हम याद करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। अब ईदी देती हैं ऑब्वियसली, लेकिन लेती भी हूँ। अब्बा अम्मा से ईदी लेना मस्ट है, कुछ भी हो जाए ठीक है, हम ईदी बांटते हैं, देते हैं, लेकिन अम्मा अब्बा से ईदी, अभी मैं जब वो अब्बा कल नमाज़ पढ़ के आई तो सबसे पहले बैठी हुई थी, अभी मैं इवन तैयार नहीं हुई थी, लेकिन वेट करी थी क्योंकि वो ज़रा नमाज़ पढ़ के जल्दी आ जाते हैं, तो ईदी का इंतज़ार था कि आएंगे और वो कड़क नोट हमें मिलेंगे। तो मैं हमेशा अब्बा से कहती हूँ अब्बा मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, कम दे देना, लेकिन ये ईदी जो माँ बाप से मिलती रहती है ना, ये चीज़ आपने ख़त्म नहीं करनी। तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं बचपने में जाना चाहिए कि जो आजकल के इन्वायरमेंट को लेके स्ट्रेस हमने क्रिएट कर रखा है, उसको इतने देने हैं, वहाँ ये लांजे चल रहे हैं, वहाँ ऑफिस की, वहाँ बिजनेस की, रिश्तों की टेंशन चल रही है, इस गहमा गहमी से निकल के ना थोड़ा सा ये जो मोमेंट, ये जो त्यौहार है ना, होना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। ईदी में भी बेसिकली जज्बात होते हैं ना। अब देखिए ना, अब जो हम ईद मना रहे हैं, आप खुद ये चीज़ फील करते होंगे कि हमारी इस त्यौहार के अंदर इतना बड़ा ईद का एक त्यौहार है जो कि पूरा महीना इबादत करने के बाद एक तोहफा हमें मिला है, और तोहफा भी उस पाक ज़ात से मिला है जिसका कोई मुकाबला हम नहीं कर सकते। क्या हम उसको महसूस कर पा रहे हैं?
हम बस अच्छा ईद है, नमाज पढ़नी है, कपड़े पहनने, तैयार होना है, किसी को पहले तो जाके गले मिलते थे, अब मैसेज फॉरवर्ड कर देना, स्टेटस लगा देना। That's all। Exactly। क्या हम उसकी अपनाइयत को, इस देखें ना, त्योहार के ईद एहसास को कार्ड्स महसूस का- कर रहे हैं? ईद No। कार्ड्स का कैसे ईद कार्ड्स पहले वो Oh, बड़े yes। ही डिसिप्लिन के साथ लिखे जाते कल ही मेरे भेजे सामने जाते रील थे। आ रही थी, अभी- वो जी। पुराने वक्तों के, वो हम निकाल के कोई ना कोई लगाते हैं ना, तो वो मेरे सामने आ रही थी। क्या वो ईद कार्ड्स हुआ करते हाँ। थे, और चले क्या वो ईद कार्ड्स तो थे, डब्बे मैं में wish डब्बा, कोई डब्बे उस में टाइम केक का कोई वाला। ऐसा पोएट्री जो आज तक वो याद अभी हो। मैंने बताया ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। बस वही वाला। हाँ, ये हम सबका यूनिवर्सल था और सबको तकरीबन यही याद है। यही याद है। हाँ। उस्मान तारिक सही। साहब, मैं आपसे यही क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूँगी, वो वाला टाइम, ईद कार्ड्स, फिर उसके बाद ईदी लेना, मतलब अब तो आपको देनी पड़ती होगी ना, कैसा था वो वाला लम्हा, और आज भी उसको याद करते हैं तो आप कहते हैं यार वही टाइम दोबारा आ ये जाना शादी से चाहिए। पहले की बात कर रही हैं आप? शादी से पहले की बात हो रही है। देखें जी, जिस तरह महविश ने तो बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो बेसिकली उन्होंने हम सब की तर्जुमानी की अपनी बहुत सारी बातों से Thank you। तो जो आपकी जो बचपन की ईदें हैं, बेसिकली ईद होती बच्चों की। अगर मेरे से को पूछे तो ईद बच्चों की होती है, जो बड़े होते हैं उनको तो फिक्र माश ने खाया होता है। और हर हाल में आप ये कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को अपने बच्चों की खुशी दे के अपनी भी वो खुशी महसूस करने की कोशिश करें। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ के जो ईदें हैं वो बच्चों की हैं और बचपन की ईदें हैं, और बचपन की ईदों से भी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि पहले लेने वाले थे, अब उसके बाद एक फेज़ ऐसा आया कि जो बीच में यूनिफॉर्म हो गया, अब टोटली देने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जिस तरह महफिश ने कहा कि आप हमेशा जो ईदी होती है, मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली एक जज्बाती वाबस्तगी का इजहार का ज़रिया है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को, और सबसे बड़ी बात है आप अगर कमाते हैं तो आप माँ बाप को देते हैं, लेकिन हम फिर उनसे मांगते भी हैं कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमें क्या दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि एक अपनाइयत का एहसास, एक आपके अंदर होता है ना कि यार माँ बाप फेर दे रहे हैं। तो चूँकि जब से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उसके बाद अमूमन फिर आप माँ बाप को देते ही हैं, उनसे लेते नहीं हैं। तो ये जो ईद है, ये एक वाहिद ऐसा मौका है जिस पे आप माँ बाप से लेते भी हैं और उसका फिर एक अपना मज़ा है। ईद का पहला नाश्ता क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में जो छोटी ईद स्पेशली अगर हम बात करें तो जो चल रही है, तो उसमें तो जो नाश्ता वो मेरे ख्याल है हर पाकिस्तानी का शीर सवैयाँ या शीर खुरमा से ही होता है। और उसके बाद फिर हर घर की अपने अपने पकवान है और हर घर का अपना मेन्यू है। लेकिन मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की हद तक और हमारा जो कल्चर है, सोसाइटी, उसकी हद तक सवैयाँ और शीर खुरमा जो है हमारा कौमी नाश्ता है। उस नाश्ते के बाद जो मर्जी नाश्ता कर लो, जो लग जाए जी, जो लग जाए। तो आप बता दें शकील करार साहब, क्या? आपका क्या नाश्ता होता? यही वाला या होता ही नहीं है? कई मरतबा ये भी नहीं होता, क्योंकि कई मेरे ख्याल के 12-15 साल तो मैं एक और चैनल में था, और हर साल ड्यूटी मेरी मस्ट होती थी सुबह 6 बजे 7 बजे फैसल मस्जिद के, क्योंकि क्राइम लॉ एंड ऑर्डर हम देखना होता है। सुबह सुबह उठ के आप देखें ना कि 5 बजे उठना है मैंने, चाहे रात 2 बजे सोया हूँ, तैयार होके 6-6:30 फैसल मस्जिद पहुँचना है। उससे पहले वो देखना का VIPs कौन से आ रहे हैं, मूवमेंट क्या है, सिक्योरिटी कितनी है, कुछ इस्लामी ममालिक के सफ़ीर आ रहे हैं, वो क्या इंतजाम आते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपने 8 बजे 7 बजे लाइव दिखानी है, लोगों को बताना है। फिर नमाज हो गई है, किसी ने शिरकत की, कोई प्रेसिडेंट आ रहा है, क्योंकि आप देखना पिछले कुछ सालों से सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। पहले वरना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो खैर नहीं, प्रेसिडेंट आया करते थे, तो उनकी अपनी सिक्योरिटी होती थी। तो एक वक्त आया कि वो भी आना बंद हो गया, फिर कुछ सफ़ीर आते थे, वो भी आने बंद हो गए, तो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें कम होती गई। तो हमारी ईद इस तरह होती थी कि सुबह ड्यूटी कर ली, 9 बजे ऑफिस के, अगर ऑफिस ने कोई नाश्ता दे दिया चने का पाए का तो खा लिए, वरना फिर इंतजार ही करते थे कि दोपहरी कुछ आएगा तो खा लेंगे। तो हमारी तो इस तरह की गुजरती ईद। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऐसा साल गुजरा होगा जब से जर्नलिज्म में आया हूँ, खासतौर पर चैनल की रिपोर्टिंग में, कि कोई ईद प्रॉपर घर में गुजारी हो बच्चों के साथ। तो ऐसा कोई मेरा ख्याल याद नहीं है मुझे, कोई 15-20 साल में कोई दिन आया हो कुछ ऐसा हुआ होगा। जी। फलिक नाज़ साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन होगा कि इसमें अमूमन ये होता है कि जो ख़ातीन है उनको मीठा कम पसंद होता है, नमकीन ज़्यादा पसंद होता है, ईद हो या ईद से हट के कोई भी त्यौहार हो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है, या आपको मीठी सवैयाँ हों या आपको ऐसा हलवा हो, कुछ ऐसा हो आपको ये पसंद है ईद पे? जी, मेरा ताल्लुक़ तो आपको पता है चित्राल से है ना, वहाँ तो नमकीन चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं।
तो जिस तरह शीर खुरमा ये चीज़ें हो गए, वहाँ ये नहीं, हम ईद पे नहीं बनाते हैं। वहाँ पर ट्रेडिशनल हमारे डिशेस होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन मेरा तो नाश्ता पराठा और अंडे के साथ हो जाता है। सही है। और बस यही कुछ चीज़ें मीठा होता है चित्राल में जो ईद पे बनता है, स्पेशल होता है ना, किसी खास जगह की कोई एक सौगात होती है? सौगात वो एक चित्राली हलवा है, हाँ। वो बड़े मुश्किल से बनाते हैं, पूरा दिन उस पे लगाते हैं, तो वो हलवा होता है, लेकिन ईद पे वो नहीं होता है, वो सर्दियों में बनाते हैं अखरोट के साथ। अखरोट के साथ सर्दियों में बनता है। सर क्या कहेंगे, क्लास मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि व्यूवर्स जो है इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग फील्ड में नजर आते हैं हम लोगों को, आज आपने ईद का फर्ज हमारे साथ सेलिब्रेट किया, सो इस मैसेज जो है वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को दे दें। एक ओवरव्यू सर पुलिस डिपार्टमेंट का भी आप दे सकते हैं इसमें से साथ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। गुजारिश मैं ये करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से, जो मैं अपने तमाम देखने वालों को, नाजरीन को मैं जो मैसेज दूँगा, पहला तो मैसेज ये दूंगा कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें, ईद की खुशियों के साथ, और जो ये इस फेस्टिविटी का एक वो मजहबी जोश जज्बा है, उसके साथ साथ अपने बाकी मामलात पे ज़रूर नज़र रखें। सिक्योरिटी के हवाले से हालात चूँकि इस तरह के हैं, तो एक ज़िम्मेदार शहरी भी होने का साथ साथ सबूत दें। दूसरा, चूँकि अमूमन हमारे माशरे में ईद के सेकंड डे लोग मूव करते हैं, अपने रिश्तेदारों की तरफ आगे पीछे दाएं बाएं जाते हैं, तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, बेशक वो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकलें, तो यकीनन इस चीज़ को आप कंफर्म करें कि आपने अपने घर को प्रॉपर्ली लॉक किया है। और चूँकि ईद के दिनों में ये जो वारदातें हैं नकबजनी की स्पेशली, वो बहुत बढ़ जाती हैं, तो वो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये लाजमन मैसेज दूंगा कि जब भी घर से बाहर निकलें, काइंडली अपनी खिड़कियाँ, दरवाजे, अपनी हर चीज़ वो जो कि आपके घर के अंदर के माहौल को सिक्योर रख सकती है, वो ज़रूर करें। तीसरा जो मैं मैसेज आपके चैनल के तवज्जुह से देना चाहूँगा, वो तमाम के तमाम जो नौजवान लोग हैं उनको देना चाहूँगा कि आप ख़ुद भी इंजॉय करें और आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी इंजॉय करने दें। हुल्लड़बाजी से, ईव टीजिंग से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कल को आपको किसी ऐसे उसमें धकेल दे, परेशानी में धकेल दे, वो ना करें। ख़ुद इंजॉय करें और साथ साथ अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी ये फेस्टिविटी इंजॉय करने दें। एग्जैक्टली, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, और डेफिनेटली हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना भी चाहिए ताकि जो आपकी खुशियाँ हैं वो मुतासिर ना हो। और बहुत ही अहम मैसेज। महविश, आप इस मौके पर क्या पैगाम देंगी अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, बिलखुसूस एम न्यूज़ के नाज़रीन के नाम? अच्छा, मेरा पैगाम यही है, ज़्यादातर बातें तो सर ने कर दी हैं, लेकिन यही है कि वाकई हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। चीज़ें हम सबको मालूम है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे हम सही कर रहे हैं। एक त्यौहार है, खुशी का मौका है, जैसे हमारी फैमिली है वैसी सबकी फैमिलीज़ बाहर निकली हुई हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली को लोग जो है वो रिस्पेक्ट दें, अच्छी निगाह से देखें, कोई कमेंट पास ना करें, तो ऑब्वियसली सामने वाला भी यही उम्मीद लगाया होता है कि उसकी फैमिली को तंग ना किया जाए। एक त्यौहार है, एक इवेंट है, इंजॉयमेंट के लिए लोग बाहर निकले हुए हैं, तो उनको इत्मीनान के साथ वो टाइम, वो लम्हा गुजारने दिया जाए। खासकर एक दूसरे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें। अगर लोग निकले हुए हैं, कैमरा हर एक के हाथ में मौजूद है, और अब तो उसका जूम भी इतना जो है ना वो दूर तक पहुंच जाता है कि हमें मालूम नहीं होता। तो खुदारा इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये देखें, हमें देखने में बाजार ये छोटी छोटी हैपनिंग्स लग रही होती हैं, बट इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट, जो असरात हैं, वो बड़े गहरे हो सकते हैं। तो कल को आप भी इसकी जद में आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट देखने वालों से यही होगी कि ईद का मौका है, ईद को ईद की तरह ही गुजारें। खुशी का मौका है, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। एग्जैक्टली। और महविश, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे। डेफिनेटली और भी बहुत सारी मसरूफियात होंगी, आपको जाना होगा। आप इतने ही टाइम के लिए हमारे साथ थी। थैंक यू सो मच सर, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, और आज का दिन आपने ईद का पहला दिन हमारे साथ सेलिब्रेट किया, तो हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक्स। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी बाकी हैं, हमने वो कंटिन्यू करनी है, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं इन्होंने जो ईद का सिलसिला है वो डेफिनेटली अपने घर वालों के साथ पे गुजारना है, और वहाँ पे भी ईद मनानी है अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। यहाँ पे हम ब्रेक का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन मेहमान कुछ हैं, एग्जैक्टली, यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
बैक एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और इरफान कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारे पास छोटी छोटी ब्रेक से और बड़े बड़े गेस्ट आ गए हमारे पास। एग्जैक्टली बड़े नामों के ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि खुशियाँ हैं, खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास एक बहाना होना चाहिए। और ईद का फर्स्ट डे है और ईद को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए हम बहाना तलाश ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ईद के पहले दिन के मौके पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पहले हमारे साथ मौजूद थे, हमने जैसे कि आपको उनसे ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया, उनके जो मैसेजेस थे वो भी आप तक पहुंचाएं। इस दौरान हमें दो अहम चेहरों ने ज्वाइन किया स्टूडियो के अंदर। कौन कौन से चेहरे बताइए? वो ऐसे चेहरे हैं जो हर स्क्रीन पे ही नजर आते हैं और मजे की बात कि वो यहाँ पे आना नहीं चाह रही थी। उनका था भाई ईद का पहला दिन है आकाशा, थोड़ा सा एंजॉय करने। तो मैंने कहा नहीं भाई हमारे साथ आपने सेलिब्रेट करना है, सो यहाँ पे आए और हमारे साथ एंजॉय करें। महानूर कुरैशी हैं हमारे साथ डिफरेंट स्क्रीन पे, आप उन्हें देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया महानूर, और हमेशा की तरह आज भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। सो आज आप हमारे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और आज जो आपने हमारा पहला दिन है वो खूबसूरत कर दिया अपनी प्रेजेंस से। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया जी सैरिश कुरैशी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस ईद के पुरमसरत मौके पर टाइम निकाला, एम न्यूज़ के स्टूडियो में तशरीफ लाई और जो खुशियाँ हैं उनको दोबाला कर दिया, एम न्यूज़ की तमाम तो खुशियों को। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको पता नहीं है जिस तरीके से आपने सैरिश को इंट्रोड्यूस करवाया है। हाँ बिल्कुल। आप शायद कुछ भूल रहे हैं, शायद आपको कुछ भूल रहा हूँ। ये महानूर कुरैशी की सिस्टर है। अरे वाह क्या बात है, ये तो सबसे बड़ा सस्पेंस इंट्रोडक्शन यही है। सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये था, सबसे बड़ा। सो थैंक यू सो मच सैरिश, आज आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और महानूर से मैंने कहा कि सैरिश को लेकर ही आना है कि दोनों बहनें से पूछें भाई पकाता कौन है, खाता कौन है, ईदी देता कौन है और लेता कौन है ना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले दिन पे आपने हमें इस पुरौनक जगह पे बुला लिया। पकाता कौन है और खाता कौन है ये आपको सेहत से हमारी वाला देख के पता चल रहा होगा। देखा बॉडी शेमिंग आते साथ स्टार्ट हो रही है। नो बॉडी शेमिंग। खुश खुराक लोग अच्छे होते हैं। मानो पकाती है, मैं भी खाती हूँ और वो भी खाती है। और ईदी मैं देती हूँ, वो लेती है। ऑब्वियसली जो है बड़ी हूँ तो ऑब्वियसली बड़ी भी है और जो है इंटरनेशनल इदारे में काम भी कर रही है, कमा भी ज्यादा रही है। और फिर आजकल तो खैर ये शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्रेस क्लब। तो फिर लेकिन मैं वहाँ से कुछ नहीं कमा रही। लेकिन एक वो होते हैं ना, मेरे ख्याल से इनको तो तमाम मेंबर्स को ईदी देनी चाहिए। वैसे मैंने भी ये कहा था। करार साहब मैं देख रही थी कि खामोश बैठे हैं और पुरस्कार से खामोश। तो मैंने अब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली ईदी के मामले में। कि ईदी की बात आई तो मैंने इंटरप्ट किया कि हाँ सबको दे आप। जी ईदी बनती है भाई, आपको देनी चाहिए, हम सबको देने भी चाहिए। आकाशा क्यों ना इनसे कुछ चिट तो होनी चाहिए थी। ऐसे अब बुलाब तो लिया इनको यहाँ पे बैठ के, तो ऐसे तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे तो होने चाहिए। रात तो निकलवाने पड़ेंगे भाई, है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चले महानूर, ईद कैसे गुजरती है? क्योंकि डेफिनेटली हम लोग होते हैं, अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग होती है, फिर ईद वाले दिन भी कोई अगर आपको इनवाइट कर ले कि भाई आपने हमारे प्रोग्राम में आना है, आप रिफ्यूज नहीं कर पाते। भाई आपके बेस्टी होते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। मज़ा भी बहुत आता है इस चीज़ का, क्योंकि स्क्रीन इज़ और सेकेंड होम और हम सारा साल काम कर रहे होते हैं। फिर ईद पे भी घर वालों के साथ तो गुजर ही रही होती है ईद। हाँ वो थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होता है कि हमें जाना होता है अपनी ऑन स्क्रीन पेरेंट्स के लिए, ताकि जो हमारे लोग हमारे साथ स्क्रीन के थ्रू कनेक्टेड है उनके साथ ईद गुजार सकें। और इट्स अ लवली आई बिलीव प्रोफेशन जिसमें हम जो सारे साल हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होते हैं, ईद के दिन हम भी नॉर्मल इंसानों की तरह बैठ के गपशप करते हैं, बात करते हैं, तैयार होते हैं और अच्छा लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ समथिंग के बर्डन फील नहीं होता कि ईद पे घर से निकलना है, बल्कि अच्छा लग रहा होता है, एंजॉय करते हैं। हम भी थोड़ा रूटीन से हट के बाहर निकलते हैं, हम भी किचन से बाहर निकल आते हैं, थोड़ा हम भी तैयार हो जाते हैं, तैयार होने का बहाना मिल जाता है। अदरवाइज तो ईद के दिन हम सिर्फ फोटोशूट के लिए कपड़े पहनते हैं और फिर किचन में बैक टू पेविलियन और चेंज करना और फिर दोबारा उसी रूप में। लेकिन आपका सुन के मुझे दुख हुआ कि आपका ज़्यादा जो टाइम है वो किचन में गुजरता है। ये भी जानना चाहूँगी कि ईद वाले दिन कौन सा स्पेशल ऐसी डिश है जो कि ना बने तो भाई पता नहीं चल रहा कि ईद हो गई। आकाशा खाने के लिए किचन में गुजरता है, आप पकते पकते खा रहे हो, आप फ्रिज खोल के खा रहे हो, तो किचन में सिर्फ आप पकाने नहीं जाते, खाने भी जा रहे होते। वैसे मैं छुप छुप के खाना होता है, पकाते हुए भी तो आप टेस्ट के उसमें चक्कर में भी बार बार फ्रिज खोलो, जिसके घर जाओ पहले किचन में जाओ, फ्रिज खोलो, बना हुआ क्या है, फिर देखना कितनी देर यहाँ पे स्टे करना है। लेकिन मैं कुकिंग बड़ी शौक से करती हूँ और मुझे खाने का भी बहुत शौक है। ईद पे कम बनाती हूँ चीज़ें, ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि मैं एज अ गेस्ट जा रही होती हूँ अपने पैटर्नल उस फैमिली में, अपनी नानों के घर जा रही
होती हूँ, तो वो वहाँ पे जो बन रहा होता है मैं बार बार खा रही होती हूँ इसलिए मैं किचन में भी बार बार जा रही होती हूँ और देख रही होती हूँ कि क्या। और फिर समटाइम्स ये होता है कि वी ऑल आर कजन्स टुगेदर, तो मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। कुछ ना कुछ बना। मैं ऐसे सारिश कुरैशी इनको पूछना चाहिए भाई, कौन सी ऐसी डिश है जो बगैर खाए आपकी ईद नहीं सेलिब्रेट आप करती हैं, और कौन सी ऐसी डिश है कि जो आप अगर बनाएं तो ना बनी भी खुद बना के खाना पसंद करती हैं कि मैं बनानी है भाई, जिद करना शुरू कर देती हैं? अच्छा, मैं ना बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ एंड आई एम ओके विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ना बनाने का शौक है ना खाने का ऐसा शौक है, जो बना हुआ होता है वो खा लेती हूँ। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं कहूँ कि ये नहीं है तो ईद नहीं होगी या ये खानी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मानो से टेस्ट के बारे में थोड़ी सी पर्टिकुलर हूँ, तो वो घर में फरमाइशें ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई, ऐसे हो गया। लेकिन घर में हमारे ईद पे वैसे जनरली सवैयाँ लाजमी बनती हैं, क्योंकि मेरे अब्बा को बहुत बहुत पसंद है सवैयाँ, तो वो एक मैंडेटरी चीज़ है जो बननी होती है ईद पे। बाकी आई एम ओके विद एवरीथिंग, जो भी बनाओ वो खा बट आई बिलीव चाय के बगैर शी कैन चाय के बगैर आई कैन नॉट चाय के बगैर। फलक नाज साहिबा आपकी तरफ आते हैं, कुछ अब गेम्स भी हो जाए ना, बस ईद हो गई है, अब मैं चाह रही हूँ कुछ बहुत सी बातें हो गई हैं, अब जाते। अच्छा फलक नाज साहिबा, चूँकि आप एक पॉलिटिशियन है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कुछ नाम हम आपके सामने लेंगे और आपने उन कहते हैं ना उन पॉलिटिशियंस को आपने कोई मशवरा दे देना है। आई थिंक ये बहुत इजी रहेगा। कोई भी हो सकता है, अच्छा भी ओपोजिशन से भी कुछ हो सकते हैं, ख्याल कीजिए नवाज शरीफ ना हो, नवाज हो भी सकता है, सर हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर इरफान, मैं चाहती हूँ कि आप स्टार्ट करें फलक जी से। मेरे ख्याल से अपोजिशन ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि वो ज़्यादा मज़ा ही उसी में आता है जब आप उनको मशवरा देने की बारी आती है, तो फिर पता चलता है इनका कि ताल्लुक पीटीआई से है, तो मुझे लग रहा है कि हुकूमती कुछ गुजरा हो या हुकूमत से कुछ लोग हो जिनके नाम जो है। मैं मरियम नवाज से टिकटॉकर मशवरा क्या देना चाहेंगे? थोड़ा सियासत भी सीखें। चले सैरिश आपकी तरफ नहीं आप आगे तबसरा करें ना, जो उन्होंने कहा तबसरा भी तो करें ना, ये तो की बात आगे चल पड़ेंगे। अभी तो बहुत से नाम है, अभी तो हम तबसरा तो करें पहले, कंटिन्यू करेंगे, बाकी लोग मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत, मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल है, उनको क्या मशवरा दिया जा सकता है? थोड़ा नाप तोल के बोल लिया करें, ये अच्छा रहता है। ये अच्छा रहता है। शकील करार साहब, ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में तुम क्या कहोगी? वैसे भी अब मैं जानना चाह रही हूँ कि सैरिश जो है वो शकील करार साहब को कोई मशवरा देना शकील करार साहब को मैं मशवरा देना चाहूँगी कि थोड़ा धीरज रखें। क्या मुश्किल, देखिए सियासी बात कर गई है, ये नेशनल प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में बात कर गई है। आप उन्होंने आपसे पूछा है, वो जनवरी उसी एंगल से जवाब दे, आप उनसे कि आप नाप तोल के लिखा करें। नहीं मैंने कहा धीरज रखें, आप जिस मर्जी पर्सपेक्टिव में रख लें, आपकी मर्जी। देखिए बात मोहतात लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने, ताकि मतलब वो बात भी बन जाए, इनका मैसेज भी डिलीवर हो जाए। नहीं, उनका जो मैसेज है वो पहले आ चुका है मुझे, लेकिन वो जो बात जिस उसमें कर रही है ना, वो उसमें नहीं फिट नहीं बैठता। मौजूदा ईद का दिन है, वो पॉलिटिक्स को आप साइड पे रखें। आप जेन्युइन जो क्वेश्चन है वो जो बात है वो करें। नहीं, मैं पॉलिटिक्स से बात नहीं कर रही हूं, दिल में बहुत व्यस्त हो गई है। ये बनता नहीं है ईद पे। नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, देखिए धीरज रखने में क्या बुराई है, जिंदगी के मामलात में धीरज रखनी चाहिए, मिजाज में बिल्कुल रखनी चाहिए जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम आपको एग्री करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब है, वो यहाँ के जवाब अपनी बात को लपेटना चाह रही है तो लपेटने को मसला नहीं। चले अच्छा, अगला हम अगली जनरल करते हैं और मानूर कुरैशी से हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, he's amazing. I actually love the way he conducts show, because हम तो media fraternity से हैं। I literally love the way जिस तरह वो क्वेश्चन थ्रो करते हैं, जिस तरह वो टॉस करते हैं क्वेश्चन, जिस तरह he is very particular about the thing, जैसे ही वो क्वेश्चन का फॉलो अप लेते हैं। I believe ये चीज़ being a beginner in the media field, it is something really amazing. तो मैं तो I am the fan. शकील करार साहब, कायम अली शाह अपने वक्त का इंतजार कर रही हैं। चलें, फलक जी आपकी जानिब आना चाहूँगी। जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी। अब नहीं है किसी पे भारी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। चले हम बिलावल भुट्टो पे आ जाते हैं। बच्चा है, बच्चा है, अभी सियासत सीखनी हाँ चाहिए। जी, अभी आगे उसको सियासत सीखना है। चला। अच्छा, इसके अलावा जी आपकी जनब आऊँगा मैं, और आपको मशवरा देना होगा कौन सा टास्क है, मुश्किल देना चाहिए यार, मुझे समझ नहीं आ रही इनको कौन सा, तो फिर भी वो इनको इजी लगता है। सैरिश और मानूर के लिए बहुत ही ज्यादा इजी, मेरे लिए तो बहुत इजी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मंसूर अली खान। मंसूर अली खान,
उनको क्या मशवरा दें जो कर रहे हैं, अमेजिंग कर रहे हैं? कीप अप द गुड वर्क। ओह, कीप अप द गुड वर्क, जस्ट ये। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे तो सीनियर हैं, हम लोग उन लोगों को देख के सीखते हैं कैसे क्वेश्चन जो है वो करना है, कैसे एंगल निकालना है, कैसे फॉलो अप करना है। फिर सबसे अच्छी बात, जर्नलिस्ट जो होता है ना, मेरा ख्याल है वो वर्ड स्मिथ होता है। जैसे गोल्ड स्मिथ होता है, ऐसे जर्नलिस्ट वर्ड स्मिथ होता है। खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करके अपना मैसेज कन्वे करना मेरा ख्याल है सबसे अच्छी बात होती है। ही हैज़ दैट टैलेंट। स्ट्रांगली एग्री। अच्छा काशा, चित्राल के वैसे जैसे हमारे पास गेस्ट भी मौजूद हैं और बड़ी सस्पेंस है मेरे माइंड में भी यार, चित्राल के जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, वहाँ की जो जो चीज़ें हैं, वो यकीन करें एक सस्पेंस है मेरे माइंड में भी, और ना जाने कितने जो नाज़रीन हमारे ऑडियंस हैं उनके दिल में भी, दिमाग में भी होगा यार क्या है वहाँ पे, हाँ वो क्या है और कौन सी। आज हम इसी बात से जानते हैं, मैम से आप काइंडली बताइएगा कि कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो बहुत अरसे से वहाँ से चलते आ रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप ईद के ऊपर स्पेसिफिकली करती हैं, और उसमें आप मैसेज क्या डिलीवर करना चाहेंगी, आपके इलाके से जुड़ी कौन सी ऐसी जगहें हैं कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पूरे पाकिस्तानी को जहाँ पाकिस्तान है सबको वहाँ पे विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए वहाँ पे। देखिए जी, जहाँ तक चित्राल की बात है, चित्राल अपने खूबसूरती की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी चित्राल के विज़िट के लिए आते हैं। तो आपके चैनल की वसातत से मैं ये मैसेज दूँगी गवर्नमेंट को कि चित्राल बहुत खूबसूरत है। जब भी खूबसूरती का नाम आता है तो चित्राल का नाम लेते हैं, लेकिन चित्राल में वो काम किसी गवर्नमेंट में भी नहीं किया है जो करना चाहिए। उसके जो खूबसूरती जो है, आपको पता है जब एक दफ़ा टूरिस्ट चित्राल जाता है तो वापस जाने का नाम नहीं लेता है। चित्राल के रोड काफ़ी ख़राब है, वहाँ फ़्लाइट नहीं होती हैं। पहले फ़्लाइट होते थे, हफ्ते में 3 फ़्लाइट होते थे, अब फ़्लाइट मुकम्मल बंद किए गए हैं। और चित्राल में एक खूबसूरत इलाका है काफिरिस्तान, जो अपने ब्यूटी की वजह से और उसका बड़ा रिच कल्चर है चित्रालियों का। चित्राल में एक शंदूर फेस्टिवल खेला जाता है, दुनिया के सबसे ऊंची पोलो ग्राउंड है शंदूर, वहाँ पर खेला जाता है। उसको देखने के लिए भी पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। चित्राल में इंटरनेट के सहूलत बिल्कुल नहीं है, वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चित्राल को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है क्योंकि चित्राल एक साइट में है, यहाँ से 8 घंटे के फासले पे हैं। तो चित्राल पे वो तवज्जो नहीं दिए हैं जो दूसरे जगहों को दिए हैं, जिस तरह यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान को दिया गया है, कश्मीर साइड को दिया गया है, लेकिन चित्राल में हुकूमत ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया है। मैं आपके चैनल की वसातत से मैं ये बताना चाहती हूँ कि चित्राल बहुत खूबसूरत इलाका है। चित्राल के लोग बड़े पीसफुल लोग हैं। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान जब दहशतगर्दी के ज़द में था, चित्राल को पीसफुल डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला था। चित्राल की खूबसूरती ये है कि चित्राल में कोई चोरी डकैती नहीं होती है, वहाँ पर उसकी जो है डकैती की शरह ज़ीरो है। आपको एक और बात बताऊँ चित्राल के बारे में, वहाँ पर लोग अपने घर के दरवाजे जब सोते हैं, यहाँ पर हम लोग ताला लगाते हैं, वो ताला नहीं लगाते हैं, खुला छोड़ते हैं, कोई डर नहीं है। हाँ, वहाँ कोई भिखारी आपको नहीं मिलेगा, और जो भी भिखारी अगर मिलेगा वो नीचे से यहाँ लोग उधर जाते हैं। वहाँ कत्ल की शरह बिल्कुल नहीं है। चित्राल बहुत खूबसूरत, बहुत पुरअमन इलाका है, उस पर तवज्जो देना चाहिए। इस पे ना जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको डेफिनेटली इस पे जो है ना वो स्टेप्स उठाने चाहिए। जैसे मैं बता रही थी कि अगर इन चीज़ों पे काम किया जाता वहाँ पे, तो जो टूरिस्ट है वहाँ पे इसकी जो रेशो है वो भी बढ़ सकती है, और ना सिर्फ चित्राल जो एक रीजन है उसका फ़ायदा हो, बल्कि इसके साथ साथ पूरा जो मुल्क है, पूरी जो कंट्री है, उसका डेफिनेटली फ़ायदा इस पे हो सकता है। Exactly. बिल्कुल। अच्छा, इसको अगर सेगमेंट को आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी बोरिंग हो गई है, कुछ क्वेश्चंस थोड़ी बहुत होने चाहिए, ऐसे कुछ गेम्स होनी चाहिए यार कि ईद का दिन है। मुझे लग रहा है कि टीम्स जो है वो बना देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीरीज जो है वो ऐसे ऐसे जवाब दे रही हैं और महान ओ शकील करार साहब भी मेरी टीम जो शकील करार साहब नहीं, आपने ये टीम क्यों भाई? आप चलें, ठीक है भाई, मेरी वो टीम हो गई, तो चलें भाई पहले आप। अच्छा, हम 2 लोगों की टीम है। हाँ, नहीं, ये आप इनकी टीम है। अच्छा, और हाँ, आप लोग सहरिश और फलक जी, आप लोग मेरी टीम है। डन हो गया। मैं कबूल हूँ आपको। पहले आप ये भी पूछे शकील करार साहब क्या मुझे अपनी टीम में रखना चाहते हैं या नहीं?
आज हम होस्ट कर रहे हैं, शकील करार ऐसा साहब होना कुछ जवाब चाहिए नहीं दे रहे। पूछेंगे जवाब दूंगा ना। हमें पूछेंगे तो जवाब देंगे। चलें इरफान स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, इसमें बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं और बड़े मासूमाना सवाल हैं जिसे हम कहते हैं, और डेफिनेटली मेरा जो question लेकिन आप उनका जान से सही होंगे। जवाब नहीं जी। देना। अरफान साहब ज़्यादा लेकिन बात उनका सही जवाब मासूमाना सवाल, तो वो सवाल बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बिल्कुल आपने कोई टाइम नहीं लेना और क्विकली रिस्पॉन्ड और सही जवाब भी नहीं देना। गलत जवाब देना। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कोई टाइम नहीं आपने लेना, ऑन द स्पॉट आंसर होना चाहिए। भैंस के कितने कान होते हैं? एक भैंस के कितने कान होते हैं? उन्होंने तो कहा है गलत जवाब देना। अच्छा, गलत जवाब देने हमने आपको, हमने आपके आप सवालों दोनों में से कोई भी एक जवाब पॉइंट हाँ, आपका कम हो गया भाई, क्यों कम हो गया? आपने खुद तो कहा था। क्या कहा था? ये आपने, क्योंकि जिनके ऐसा ज्यादा क्या कहा है पॉइंट्स जो होंगे मुझे नहीं डेफिनेटली पता? वो टीम जीतेगी जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे, हाँ, जो तो उनके मेरी- आंसर ज्यादा बेहतर हाँ, होंगे। तो बिल्कुल सही जवाब आया ना। नहीं, आपके कान होता आपके है। इलाके में भैंस के कितने कान होते हैं ये तो बता दें मुझे। अच्छा, Next हमने question, गलत please. जवाब देना, राइट? Exactly. कोई भी जवाब सही नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। 2 + 2 कितने होते हैं? 6। 3.5। ओहो, दोनों का इत्तेफाक ही नहीं है। हो गया ना, एक्चुअली हो गया सारा। नहीं, इरफान इत्तेफाक नहीं है। तो दोनों ने गलत जवाब दिया, तो इट्स फाइन। गलत जवाब। ओके, तो जी। ओके, मैं इरफान को थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे भूल गया था कि अब मैं आकाशा की टीम नहीं हूँ। अरे वाह, ये भी होना था। चले इरफान। अच्छा, मरियम नवाज सबसे अच्छी वज़ीर-ए-आला है। ठीक बात है। क़यामत की निशानी, सच। क़यामत की निशानी। नेक्स्ट प्लीज। अब पहले आप लेकिन डिसाइड ऐसा करते हैं, आप बोलिएगा, जवाब देंगे या मैं दूंगी? आप दे दें। बस, नहीं, बहुत शुक्रिया। आप दोनों दीजिएगा ना। पानी भूख मिटाता है। दे जवाब। आपने खुद नहीं नहीं, आप दे दें कोई भी जवाब। दे दे दोनों में से। इरफान, आपकी टीम हार हाँ। रही है। कह रही हाँ। गलत जवाब देना है। हाँ, तो पानी भूख नहीं मिटाता, भूख से तो खाना खाना होता है। नहीं, पानी से भूख मिटती है कभी? पानी प्यास मिटाता है। पानी प्यास मिटाता है, भूख इज देयर। देखें, नहीं, इरफान खुद ही जा रहे हैं कि उनकी टीम एक तो पार्टिसिपेंट्स का वो जो है कंफ्यूज है, ऊपर से जो है जिसकी टीम है वो भी कंफ्यूज है। समझ नहीं आ रही ना, उल्टा रखा हुआ कि गलत जवाब देने हैं। तो हमने गलत जवाब भी दिया था ना। हालांकि मैंने पहले टॉस कर दिया था शकील करार साहब को, क्योंकि हर बात का गलत जवाब देते हैं, लेकिन मुझे आपकी वजह से टीम थोड़ी आगे चल रही है मेरी। चले इरफान, पूछिए। रात को रोशनी होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। सूरज गरूब कब होता है? सुबह। जब उसका टाइम पूरा हो जाए। चले अब पता चल रहा है कि मानूर, आप पता चल रहा है कि आप सहरिश की ही बहन हैं। अब थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा है। चले भाई। अच्छा, अब आपने ऐसे ही नेक्स्ट है। क्वेश्चन का आंसर आप देंगी या मैं दूं? ऐसे ना लगे मैं ही रिस्पॉन्ड हाँ। अच्छा, अभी इसमें हम जो सेंटेंस अब कंप्लीट करना है, हम ठीक इसमें है। साथ वो भी ऐड कर लेते हैं कुछ इसमें। चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपने कंप्लीट करना है जुमले को। ईद के दिन सबसे बड़ा ड्रामा ये होता है कि। फलक जी। ईद के दिन सबसे बड़ा ड्रामा ये होता है कि। ईद के नमाज पढ़ने जाना है। इसका तो गलत जवाब नहीं देना था ना। नहीं, इसका सही देना है भाई, इसका जवाब सही देना। अगेन चांस दे देते हैं, अगेन चांस दे देते हैं। एक बार फिर ईद उल चांस दे फितर देते के दिन या ईद उल अज़हा के दिन? अब बता कोई भी ईद उल हो फितर। सकती है। ईद उल फितर के दिन। ईद उल फितर के दिन सबसे बड़ा ड्रामा ये होता है कि जानवर ज़बह किए जाते हैं। जानवर आपने इनको दूसरा चांस क्यों दिया? नहीं नहीं, ये करेक्ट आंसर करना है आपने, इसको जुमले को कंप्लीट करना है। करेक्ट आंसर करना, सेंटेंस कंप्लीट करना। अब दोबारा करिए क्वेश्चन। ईद के दिन सबसे बड़ा ड्रामा ये होता है कि। सब आके सो जाते हैं। ओह, चले भाई। नेक्स्ट। शकील करार साहब। शकील करार साहब लगे कुछ सोच रहे हैं, गहरी सोच में। मैं सोच रहा हूँ बड़ी चांद रात की असल हकीकत ये है कि। चांद रात चांद रात की असल हकीकत ये है कि। ये है कि चांद इरफान, आपकी टीम। चांद रात की असल हकीकत ये है कि सब अपने अपने दर्जियों की मिन्नतें कर रहे होते हैं। अरे वाह, क्या एंड बात है, दैट इज देखिए द ना। रियलिटी। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बता दिया जी है। हाँ। तो इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे, एक और आपकी टीम से मेरा क्वेश्चन जी। है वो आपने ऐसे ही सेंटेंस कंप्लीट करना है, और ये है कि बचपन में ईद का सबसे मुश्किल काम था। फलक जी, क्या आप था? करेंगी मैं करूँ? बचपन में ईद का सबसे मुश्किल काम था। मेहंदी लगाना।
मेहंदी लगाना, अच्छा हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि मेहंदी नहीं होती थी तो चांद रात भी नहीं होती थी और ईद तो डेफिनेटली फिर नहीं होती थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा इरफान, बिल्कुल इरफान, मुझे लग रहा है कि हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना वो सारे भी पूछ लेने चाहिए और अब 1 बाय 1 पूछते हैं। भाई आपकी टीम हार गई है तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम हार गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस होंगे आपसे। फलक जी, मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज जो है, खूबसूरत सा मैसेज, हमारे व्यूवर्स जो है न्यूज़ की स्क्रीन से आपको देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ आप एक मैसेज उनको दीजिएगा। मैसेज मेरा ये है कि पूरे पाकिस्तान को एज ए पॉलिटिशियन मैं मैसेज दूंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स के अलावा जो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो पॉलिटिक्स के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। मैं अपने चारों सूबों को ये मैसेज दूंगी, अल्लाह करे कि मुल्क जो है अमन का गहवारा हो, और जिस तरह हमारा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के जद में है, अल्लाह करे ये ईद का ये जो पहला दिन भी जिस तरह गुज़रा है, अल्लाह करे ये 2 दिन भी इसी तरह खैर वाफ़ियत से गुज़रे और ईद मनाए खुशियों के साथ और अपनों के साथ। ये बहुत मुबारक दिन है, इस दिन को बड़े खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं एज ए पॉलिटिशियन फेस कर रही हूँ। बहुत से लोग महंगाई की वजह से, ख़त्े की सूरत हाल की वजह से कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द जो हमारे जो हमसाए हैं, जो हमारे जो फैमिली के जो दोस्त हैं, सब के साथ अपनी खुशियाँ इस तरीके से बांटना चाहिए जिस तरह हम अपने लिए सोचते हैं, इस तरह उनके लिए भी सोचना चाहिए। सबका ख्याल रखना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। बिल्कुल यही मैसेज शकील करार साहब मैं आपसे लेना चाहूँगी। सेम क्वेश्चन वही है, कोई अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को आज हम काशा को तंग कर रहे हैं। देखिए, मैसेज मेरे ख्याल में हमारी जो सोसाइटी है बदकिस्मती से हम लोग अफरा तफरी का शिकार हैं, और यहाँ मैं बात करूँगा हकूक़ुल बात की जो हम भूल चुके हैं। हम ठीक है, नमाज हमारे फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, सब कुछ फ़र्ज़ है, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हकूक़ुल बात भी हैं, और उसमें हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ देना होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है, उसका एहतराम करना होता है। हम अपनी अफरा तफरी और अपने आप में इतना खो चुके हैं कि हम दूसरों को भूल गए हैं। अपने रिश्तों को, अपने एक हमारा जो मज़हब हमें सिखाता है वो बेसिक क्या सिखाता है कि दूसरे का हक ना मारो, दूसरे को तकलीफ ना पहुँचाओ। 2 चीज़ें हैं, एक आपने किसी का हक मारा तो वो दुनिया में माफ़ नहीं हो सकता जब तक वो माफ़ ना करे। जी बिल्कुल। इसी तरह किसी का दिल दुखाया तो अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता, अल्लाह खुद कहता है मैं माफ़ नहीं कर सकता जब तक वो शख्स माफ़ ना करे। 2 पॉइंट हैं कि किसी का हक ना मारे, किसी का दिल ना दुखाए, आप सुकून से रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज, और डेफिनेटली हुकूक़ुल इबाद का जो ख्याल है हमें सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि ए बंदे मैं तब तक तुझे माफ़ नहीं करूँगा कि जब तक वो तुझे माफ़ ना करे, वो बंदा या बंदी जिसके साथ तूने, जिसके हुकूक तूने गज़ब किए हैं, जिसके हुकूक तूने खाए, हुकूक उनके हक मारे गए हैं, तो बतौर महशर बतौर क़यामत भी आपको इस चीज़ का हिसाब जो है वो देना पड़ता है। काशा मेरे ख्याल से एक ब्रेक का टाइम हो जाता है, और चूँकि हमारे कुछ गेस्ट हैं, कुछ चेहरे हैं, वो भी चेंज होने वाले हैं, उनको जाना भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया फलक जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। शकील करार साहब आप भी हमारे साथ थे। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए चेहरे हमारे साथ इस सफ़र में भी ऐड होंगे, उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ईद की जो खुशियाँ हैं उनको मज़ीद उबाला करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने सुनने वालों को। मेरा एक बार फिर से आपको सलाम और ईद मुबारक की खुशियाँ इस वक्त आ रही हैं, और एम न्यूज़ के स्टूडियो में मेहमानों के जो आने का सिलसिला है वो भी जारी है, और बड़े अहम नाम, जैसे आपने पहले देखा, पहले सेगमेंट में हमारे साथ जो है बड़ी अहम शख्सियात मौजूद थी, ऐसे ही ये ब्रेक हुई, ब्रेक के दौरान वो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और चूँकि ऐसा होता है ना कि जो अपोजिशन से होते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है ईद वाले दिन टाइम निकालना,
लेकिन जो कुछ हुकूमती लोग हैं ना, हुकूमती वज़रा खास तौर पे कह रहे हैं, उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो होता जाता है और मुझे समझ नहीं आ रही अवाम उनका पीछा ईद वाले दिन कैसे छोड़ देते हैं। और आज वो हमारे शो में मौजूद हैं। शाजिया रिजवान हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। वेलकम कहूँगी, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं आप, इंफॉर्मेशन जो कि पंजाब से आपका डेफिनेटली है, और आप बड़े अहम मामलात को भी देख रही हैं, बड़ी करीब की नज़र से देखती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम आज के इस शो में आपसे निकलवाएंगे कि असल बैक एंड पे क्या हो रहा होता है। इसके अलावा हमें किसने ज्वाइन किया है? इसके अलावा हमें भाई उनको तो आप एम न्यूज़ की स्क्रीन पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वही नजर आते हैं और उन्हीं का प्रोमो सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। सगीर चौधरी साहब, वेलकम कहूँगी। सगीर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया कि ईद वाले दिन आपने एक मरतबा फिर हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से सबसे पहले अभी क्वेश्चंस की जानब भी चलेंगे और बड़े अहम जो क्वेश्चंस निकलवाने हैं। सबसे पहले मेरा जो है शाजिया साहब से आपसे क्वेश्चन होगा, ईद कैसी गुजरती है और हुकूमत के होने के बावजूद कैसी गुजरती है, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन से ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे वो लम्हात हैं जिनको आप मिस कर रही हैं ईद के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले एम न्यूज़ के तवस्सुल से पूरे पाकिस्तान में बसने वाले जितने मुसलमान हैं, जितने आउट ऑफ कंट्री में रहने वाले मुसलमान हैं, उनको आज के दिन के हवाले से ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ईद का दिन बड़ी मुश्किल सिचुएशन से गुजरते हैं। रमज़ान में थोड़ी टेंशन थी, थोड़ी जंग की सूरत हाल, थोड़ी टेंशन वाले मामला चल रहे थे और कुछ फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ी हुई थी, तो अभी भी टेंशन है। लेकिन खुशी का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यकीनन आपने कहा कि पॉलिटिशियन का ईद का त्यौहार हंसा जा सकता है, क्योंकि मुश्किल हर लम्हा होता है पॉलिटिशियन के लिए। ईद का त्यौहार भी मुश्किल होता है, क्योंकि आवाम जो होती है उसकी उम्मीदें, उसकी मोहब्बतें, उसका खुलूस ईद के दिन दरवाजे पे मौजूद होते हैं और चाहते हैं कि अपने लीडरान के साथ ईद का दिन मनाएं और तस्वीरें बनाएं। और वो होता है एक अवामी हम लोग हो जाते हैं और हमारी जो फैमिली है वो इस हवाले से भी थोड़ी निगलेक्ट हो रही होती है। लेकिन कोशिश होती है कि जो आवाम है वो फर्स्ट प्योरिटी हो। आवाम फैमिली तो होती है हर टाइम साथ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईद का त्यौहार भी उन्हीं के साथ मनाएं। वो हमारे जो भाई बहन हैं जिन्होंने हमें कामयाबी की इन मंजिलों तक पहुंचाया है, उनको अपनी खुशियों में जरूर शामिल करें। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से इन्होंने बात की कि वो बढ़ी थी तो हम भी थोड़े से परेशान थे, तो ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि हुकूमत भी थोड़ी सी परेशान है जो कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी बढ़ी है। सो सगीर चौधरी साहब, ईद का पहला दिन है, हमने आपको यहाँ पे बुलाया है, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं यहाँ पे? देखें, अब तो आदत सी हो गई है। मिस करने वाला मामला जो था वो शुरू में लगा था, तो कई चैनल्स में काम किया है, तो शार्ट सी बता देता हूँ मिस करने वाली स्टोरी कि जब से फैमिली इधर मेरे साथ आई है तो उस वक्त से जो है वो ईद मैंने घर पे उनके साथ कम ही पड़ी है, बाहर ही होते थे, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग की फील्ड में था, तो हमेशा ईद पे ड्यूटी लगती थी और बल्कि मैं लगवा भी लेता था कि चले यार सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत से मौके पे जो है वो हम बस भाग के ईद पढ़ते थे, कई दफ़ा मिस भी हो जाती थी, लेकिन लोगों को दिखाते थे कि लोग ईद नमाज अदा कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं और अपनी खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों के साथ रहते थे, लोगों के दरमियान रहते थे, तो मिस भी करते थे। जाहिर सी बात है कि वो पूरा दिन हमने इसी तरह कवरेज में गुजारना होता था, ड्यूटी होती थी अदारे की जानिब से, तो बस वो फिर शाम को घर जाते थे तो ईद तो फिर आपको पता ख़त्म हो चुकी होती थी। तो डेफिनेटली फिर घर वालों की बात भी, अब फैमिली इनके साथ है, आज इनकी वाइफ ने इनको निकलने कैसे दिया? हाँ, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। बस मुश्किल क्वेश्चन भी है। उनको कहा कि ड्यूटी लगी हुई है कि आज ड्यूटी है तो आज लाजमी जाना है। उसको ये नहीं बताया कि जी ईद शो है और ईद शो पे मैंने जाके वहाँ पे, हाँ जी, उसको वहाँ पे एज अ गेस्ट बैठना है। तो आकाशा, आपको पता ही है कि जो जर्नलिस्ट है उसकी कैसी ड्यूटी होती है। रुलाएगा क्या? हम जल्दी भेज देंगे आपको, हम जल्दी भेज देंगे। नहीं, आप बेशक 2 घंटे बिठाएं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ड्यूटी लगी हुई है, ईद सारे सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद के अगले दिन करते हैं। जर्नलिस्ट की जो ईद है वो अगले दिन ही होती है। ससुराल वाला कह लें या दोस्तों वाला कह लें या फैमिली वाला कह लें, सबको टाइम देना होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ज्यादा टाइम आप दे नहीं सकते। आपका टाइम आवाम के अंदर ही गुजरता है। जैसे मैडम शाजिया बैठी हुई हैं, तो हमारा भी इनके साथ साथ वाला ही काम होता है कि लोगों के साथ मिलना जुलना और लोगों को दिखाना कि ईद कैसे गुजर रही है, ईद के रंग कैसे गुजर रहे हैं। देखें, अगर ये ना हो तो फिर आप
ये कौन दिखाएगा? आखिर ये भी तो किसी ने ड्यूटी अच्छा, करनी वैसे है। तो- आप देखें कि हम इधर बैठ के ड्यूटी कर रहे होते हैं तो लोगों के लिए, आवाम के लिए, और दूसरी जानब हमारी पाक फौज है, वो भी तो देखे ना, कि वो शाजिद जी, बंदूक पकड़े। वैसे तो हम जर्नलिस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा सा तंग आपको करते ही रहते हैं। ईद वाले दिन कुछ हम रिलैक्स करते हैं आपको, या ईद वाले दिन भी? मैं तो टिल रमज़ान से एंड तक, ईद तक, माशाल्लाह आपके जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने भी चैनल्स हैं, सब कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, सब टाइप करते हैं, और अक्सर तो रात को रिकॉर्डिंग कराती रही, कभी सुबह कभी दोपहर, मतलब वो चलता ही रहा। लेकिन अब तो आदत हो गई आप लोगों के साथ, और आप लोगों के साथ चोली दामन वाला साथ है हमारा, और आप और हम लाजमन मलजूम हो गए, तो इसलिए आप हमारे बगैर अधूरे, हम आपके बगैर अधूरे। अच्छा मैम, इज इट पॉसिबल कि मतलब जो ईद का दिन है आपका, विदाउट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप गुजार पाएँ, सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेम्बर्स को उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें? देखिए, मेरे ख्याल में जब आप सेलिब्रिटी होते हैं, जब लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जब आप बहुत सारी दुआएं और कोशिश और काविश के साथ किसी मकाम पे पहुंचते हैं, तो बहुत सारे लोग उस कार्य खैर में आपके साथ शामिल होते हैं। जब मैंने स्ट्रगल की तो मेरे साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी, दुआएं थी, स्ट्रगल थी। जब मैं आगे बढ़ के किसी हेड सीट पे बैठी तो वो लोग मुझे चमकता हुआ जब देखते हैं तो उनके अंदर खुशी, एक दुआओं वाली सिचुएशन रही, तो वो चाहते हैं कि ज़ाहिर ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार होता है, और उस टाइम जो सियासतदान होते हैं उनका ड्राइंग रूम खुला रहता है और इजीली अवेलेबल होते हैं। आपको पता है सारा दिन हमारी लाइफ मुश्किल होती है, ऑफिसेज, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, तो वो एक प्रॉपर हम किसी को टाइम नहीं दे सकते, और जब देते भी हैं तो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। लेकिन ईद का दिन स्पेशली ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बहुत सारे लोग एक के बाद दिगरे आ रहे होते हैं, आपसे मुलाकात कर रहे होते हैं, तो एक ईजी वे होता है। फिर फैमिली मिक्सअप वाला सिचुएशन चल रही होती है, थोड़ा फैमिली, थोड़ा ज़ाहिर है लोग अवाम, लेकिन अवाम जो होते हैं जब इस तरह टेबल सजता है, जब खुशी के साथ फूल लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, जब वो आपसे मिलने का एक एहसास, मोहब्बत वाला त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर हम उनको खुले दिल से वेलकम करते हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि हम भी उनके साथ एक टेबल तो वो है जो वो सजाते हैं, एक टेबल वो है जो आप खुद सजाती होंगी अपनी फैमिली के लिए, उसमें क्या स्पेशल होता है? देखिए, ईद का त्यौहार ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत बचपन से देखते आ रहे हैं। जब अम्मी स्टार्ट में जब ईद होती थी तो सवैयाँ बनती थी, खीर बनती थी, और मीठे में ये अलग चीज़ होती थी, लेकिन दही बड़े और चना चाट ये भी ईद पे भी चलती थी, क्योंकि नमकीन और मीठा मिक्सअप होता था। लेकिन अब वही चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में भी जब पॉलिटिशियन में है, तो मैं एक चीज़ बताती चलूँ, मैं बहुत अच्छी कुक भी हूँ, और मुझे सारे रमज़ान में कुकिंग मैंने खुद की, इफ्तारियाँ, सहरियाँ मैंने खुद बनाई हैं। जब सहरियों में देसी पराठों के साथ चूरियाँ बनाने का एक्सपीरियंस रहा, तो फिर वो आदत सी होगी। अब तो ईद पे सबसे पहले रात को मैंने सारा कुछ तैयार किया। रिजवान भी कुकिंग करता है? नहीं, रिजवान साहब कुकिंग नहीं करते, वो खाते हैं। आप कसर नफ्सी से काम ले रही है, उसने मुझे बताया। अच्छा, शाजिया जी के हाथ आप तो बड़े बड़े राज निकाल रहे हैं। मुझे पता है, क्यूट है माशाल्लाह, इतने प्यारे, फील नहीं हो रहा कि इनसे चूरियां भी बनती होंगी, लेकिन अपने प्यारों के लिए चूरियां भी बन जाती है। नहीं, मोहब्बत जो होती है फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और मोहब्बत का एहसास देना जरूरी होता है, घर को, फैमिली को टाइम देना भी जरूरी होता है। सगीर चौधरी साहब, ईद पे नमाज अदा करने के फौरी बाद कुछ क्रिस्पी होना चाहिए या मीठा होना चाहिए? आपको क्या पसंद है? मुझे मीठा पसंद है। अरे वाह, लेकिन आप हमारे साथ हैं, आप जाएंगे तो आपको मीठा मिलेगा, जो आप मीठा चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब लेट हो जाएगी, लेकिन मुझे मीठा पसंद है, और मैं जो है वो मीठा ही पहले खाता हूँ, और उसके बाद फिर बाकी जो भी लवाजमात होते हैं, लेकिन मीठा मुझे पसंद है, तो लाजमी बात है खीर मुझे ज़्यादा पसंद है। खीर ज़्यादा, चलिए इरफान कुछ गेम्स हो पाकिस्तान जाती की है। रवायत है। एक क्वेश्चन मेरा ख्याल से एक पूछना चाहिए, बचपन से अब तक पूछ लेने दें। हाय, ये तो अच्छा, टाइम क्या हो गया? है। प्रोग्राम नहीं है टाइम भाई, है। ये ईद है, ईद तो पूछ लेने दें। ऐसे ही है, बचपन से अब तक कौन सी ऐसी आपकी यादगार ईद थी कि जो आप चाहते हैं कि यार उसमें मैं दोबारा जाऊँ, वो लम्हा दोबारा आ जाए? इरफान देखें, 99 में मैं इस्लामाबाद आया था, तो मैंने उस वक्त मोस्टली ईद मैं घर ही करता था, चूँकि मेरा घर है वीआईडी में, तो मैं चला जाता था, वहाँ पे करता था। तो एक ईद थी जो मैंने मिस की थी, उस वक्त मैं हज पे था, तो वो मुझे बहुत याद आई कि वो मुझे अपनी फैमिली के साथ होनी चाहिए थी। तो वो मतलब जाहिर सी बात है कि उधर वो माहौल नहीं होता जो हमारे यहाँ इधर होता है, कि वही शशके और मीठा बन रहा है, और बच्चों के साथ और फैमिली के साथ फ़ोन पे ईद थी, लेकिन वो मैंने मिस की जी, फैमिली के साथ ईद गुजारने का अपना मजा। इसके अलावा एक दफ़ा और भी मिस की थी, लेकिन वो मुझे ज़्यादा थोड़ी सी फील हुआ कि फैमिली के साथ होना चाहिए। चले कुछ अब बचपन को भी लेके चलते हैं, आज वो भी लेके चलते हैं। शाजिया जी, ऐसी मतलब जाहिर सी बात है, बचपन में ईदी लेने का एक अपना मजा होता है, और अब आपको ईदी देने का मजा आता है, या वही टाइम फिर याद आता है कि वो ईदी लेने वाला टाइम बहुत अच्छा था? बड़ी आपने दिल अफसुर्दा वाली स्टोरी उस पे हाथ रख दिया आपने। असल में ईदी लेने का मज़ा अपना होता था, और मैं फैमिली में जब कज़न्स होते थे,
फैमिली, मामू की तरफ जाना है, चाचा की तरफ जाना, तो सारों के साथ वो कड़कते हुए नोट जो होते थे वो उनकी जब ईदी मिलती थी तो बड़े संभाल के रखते थे और बाकायदा अम्मी को कहते थे ये हमारे पैसे हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना, फिर मजबूरन अम्मी को देने पड़ते थे, देने भी पड़ते थे। अम्मी के बैंक में डिपॉजिट होते और फिर सेम वो हमें बैंक वही लगता था, लेकिन फिर अम्मी खा जाती थी, फिर हम टॉन्ट करते रहते थे आपने हमारे पैसे खा लिए। सब अम्मियाँ सेम होती हैं, सब बच्चों का यही हाल है, वो यही शिकायत अम्मियाँ ईदी दे। लेकिन अब पता है क्या हो गया, अब ये हो गया बच्चों को हमारी ईदी मिलती है, हमारे बच्चे हमें नहीं देते, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, शायद उन्हें अम्मियों की सिचुएशन समझ आ गई, इसलिए अब वो हमें हमारे हाथ में ईदी नहीं देते और अब वो चाहते हैं कि ये जो ईदियाँ हम अपने बैंक में ज़्यादा सेफ रख सकते हैं बजाय इसके मम्मा के अकाउंट में रखें, मम्मा के हाथ में दें। तो अब तो बड़े होने का ये भी होता है कि अब बड़े हैं, अब स्पेशली मैंने जाके बैंक से पैसे निकलवाए और मैंने कहा कि ईद पे मैंने सब बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को ईदी देनी है, जो लोग आएंगे, जो बच्चे आएंगे उनको ईदी देनी है, तो वो सिचुएशन अब जिम्मेदारी वाली आ गई है, तो अब देने वाला हाथ। अच्छा, एक्चुअल में एक ये भी चीज होती थी कि पहले जब हमारे पेरेंट्स हमें एक दफा देख लेते थे तो हम ईदी पकड़ते ही नहीं होते थे। अब बच्चे सबसे पहले हाथ आगे करते हैं कि ईदी दो हमें, और वो लेके भाग जाते हैं पेरेंट्स जो ईदी वाले इन्वेलप आ गए हैं। हाँ, इस दफा कार्ड्स आए मतलब बड़ा नहीं, अब तो ईदी आ गई है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, गिफ्ट के वो कार्ड्स दे देते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के कि जी ये मेरी तरफ से कार्ड है। बात टेक्नोलॉजी ने मेरा काम आसान कर दिया। खत्म हो गए, ऐसी ईदी भी नोट लेकिन यकीन करें वो ईद बड़े मजे की होती थी, हम कार्ड्स खरीदना, फिर चॉइस करना और फिर हर चीज गिफ्ट लेना। अब वो चीजें थोड़ी सी जिंदगी से निकल गई, अब बहुत फास्ट जितना क्लोज फ्रेंड होता था उससे इतना बड़ा कार्ड देते थे, जो अब इतना लंबा छोटे कार्ड मजा आता था वो। अच्छा, जो सबसे स्पेशल होता था उसका कार्ड सबसे बड़ा वाला और सबसे अच्छे वाला होता, और रेड वाला होता, हार्ट वाला, फूलों वाला होता। बल्कि मैं किसी को बता भी रही थी कि मैंने कभी फूलों वाले और इस तरह के हार्ट्स वाले कार्ड नहीं, मैं जो बंदर वाले कार्ड्स थे ना वो लेती होती थी, और वो मेरे तुम्हारे दोस्त सारे बंदर होंगे अभी भी। चले सहरी शाह आपकी तरफ आऊंगी। ईद पर वो एक चीज जो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, अब सीधा फैमिली के साथ रहना, फैमिली के, आई जस्ट लव टू बी विद माई फैमिली, तो वो कभी नहीं बदलती और आई विश कि वो कभी भी ना बदले, कभी भी ना बदले। बहुत खूबसूरत जवाब। शाज़िया साहिबा, अपने सेंटेंस कंप्लीट करना है इसमें, और ये होगा कि अगर ईद एक फिल्म होती तो उसका नाम होता, उसका नाम होता अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की दीद, और उनके साथ जो इन्होंने कहा फैमिली के साथ, और अपनों की अपनों की दीद, और अपनों के बगैर ईदें अधूरी हैं और अपनों के साथ ही ईदें। चले महानूर, जब मेहमान बगैर बताए आ जाएं तो सबसे पहले किचन में भागो। और इसके साथ ही सगीर चौधरी साहब, ईद के दिन मेरा सबसे बड़ा टारगेट होता है। मेरा सबसे बड़ा टारगेट जो है ना वो तो बच्चों को ही ईद पे घुमाना होता है। ये सबसे बड़ा टारगेट है कि वो उन्होंने पहले प्लान बनाया होता है और उसमें से टाइम निकालना है, और उनके साथ तो ज़रूर लाजमी, बेशक 2 घंटे या 3 घंटे उनको ज़रूर घुमाना। हाँ जी, वो मेरा पहला टारगेट है। और बाकी स्टार्ट में तो सब फैमिली वालों को फ़ोन करना होता है, क्योंकि जा नहीं सकते, वो एक टारगेट है, वो टारगेट भी है, उनको फ़ोन करके रह गया ना, सबसे पहले ईद पे ईद नमाज के फौरी बाद जो है सबको फ़ोन लगाना और उनको ईद मुबारक कहना, कहते हैं खुद कॉल करके मुबारकबाद, और कोशिश होती है कि वो मुझे कहें, मैं पहले उनको कह दूँ। महानूर, आपसे ये जानना चाहूँगी क्या टारगेट है मेरा ईद वाले दिन? ईद वाले दिन ये टारगेट है कि मैंने सुबह जल्दी उठना है और मैंने सारों के घरों में जो है ना जिधर जिधर जाना है वो टाइमली जाऊं, क्योंकि उस दिन मेरा रात को शो भी है। तो दैट इज द थिंग कि मैंने वो टाइमली करना है। अच्छा, अगर मुझे ईदी देने से बचना हो तो मैं ईदी देती नहीं हूँ, मैं बची नहीं हूँ ईदी देने से, सिवाय मानो कि मैं किसी को ईदी नहीं देती। और मैं तो अपने छोटे कजन से पूछती हूँ कि आप ही को क्या दोगे, तो मैं तो बिल्कुल भी ईदी देने वाला। हमारी फैमिली में कहते हैं ना टेक्स्ट नेट में आना, हमारे ईदी नेट में आना। मैंने कहा ईद पर एक रिश्तेदार जो हमेशा ना करे, क्यों लड़ाई टकराना चाहते हो, नाराज रहता है। और हमेशा ऐसे होता है कि कुछ ईद के त्यौहार पे कुछ ऐसा बंदा होता है जिसके साथ ईद पे मिलने भी जाओ तो उसकी सारी टॉन्टिंग शुरू हो जाती है, फलाना फलाना फलाना, ईद खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर सोचते नहीं नाम नहीं पता, नहीं वो कह रही है टू होम इट मे कंसर्न, हर एक घर में होता है। चौधरी साहब, कौन सा पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है? ओवर एक्टिंग यार ये मुश्किल सवाल है, लेकिन सर आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल नहीं। ओवर एक्टिंग तो नहीं कह सकते, सामने बैठी हूँ नहीं ओवर एक्टिंग आप नहीं करती, आप तो मेहनत करती हैं। मुझे लगता है कि
शेख रशीद साहब करते शेख रशीद साहब। महानूर कौन सा पॉलिटिशियन है जो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करता और थोड़ी कम करनी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं होती? भाई मैं पीटीवी में जॉब करती का नाम ले ले, पीटीवी में मुझे खुश हो लगता है जाए। कि नूर साहब का नाम ले लो। ट्रम्प साहब थोड़ी ज्यादा आप तो बिल्कुल ही बाहर चलेंगी। ये होता है बचने का, बचने का आसान है। ट्रम्प साहब थोड़े ओवर हो रहे हैं तो थोड़ा सा। और पाकिस्तान का कौन है? ट्रम्प। पाकिस्तान का जो ट्रम्प कार्ड खेल रहे वो ट्रम्प पाकिस्तान की आई बिलीव मैं जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस है ना दे आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। उनको अगर आप किसी भी पार्टी के पॉलिटिशियंस को देखेंगे हर एक की डिफरेंट पर्सनैलिटी है और वो दे आर नॉट ड्रिवन बाय देयर पार्टीज, वो अपनी पर्सनैलिटी ड्रिवन है। जैसे अभी शेर अफजल मरवत साहब की बात हो रही या शेख रशीद साहब की बात हो रही, तो वो आपको शायद अपनी पार्टी का नैरेटिव नहीं बता रहे होते। मानूर चाह रही है कि मैं पीटीवी में काम करती रहूं, हम भी यही चाह रहे हैं। बिल्कुल मैंने बात बहुत घुमाने की कोशिश की। शाजिया जी कौन है जो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है? नहीं, मैंने हमेशा जो पॉलिटिशियन को जो माइंडसेट में उन्होंने कहा मैंने पॉजिटिव लेके चला। मेरे नज़र में कोई भी नेगेटिव नहीं, किसी की पर्सनालिटी नेगेटिव नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि अगर हम एक दूसरे को काम के हवाले से अप्रिशिएट करें, कोई भी पार्टी हो, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। नेगेटिविटी वाली जुबान इस्तेमाल करना, एलिगेशन लगाना, बुतान लगाना, ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। हंसते मजाक करते हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। एग्जैक्टली, इस्लाह होनी चाहिए। और मैं बल्कि पंजाब असम्बली में भी होती हूँ तो मुझे अक्सर जो भी हमारी अपोजिशन पार्टी की खवातीन मिलते हैं मेल में, तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के साथ, बड़ा और अच्छा लगता है। मीन हम ये जो लड़ाई झगड़े काम की बुनियाद पे करें लेकिन जाती बुनियाद नहीं होनी चाहिए। जाती बुनियाद नहीं होनी। बिल्कुल। सहरिश क्या कहेंगी? किस पर ओवर एक्टिंग? ओवर यार देखिए, मेरा ना हमेशा से ये मानना है कि हर किसी की अपनी एक स्ट्रगल्स होती है और हर किसी का अपना एक्सप्रेशन होता है। तो मे बी जो मेरे लिए ओवर एक्टिंग है वो आपके लिए ना हो। ये तो खुद प्रेस क्लब की सियासतदान है। मुझे लग रहा है मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आप लोगों से, ऑनेस्टली मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। आज आप ईद के साथ सीख के भी ईद की सीख करके लेकिन एक चीज़ है कि कैमरा क्रेज जो है ना वो मैडम मरियम नूर साहब बहुत ज़्यादा है। कैमरा क्रेज और कैमरे पे अच्छी भी लगती है। अच्छी उनको जस्ता भी है उनको कैमरा आजकल उनकी खूबसूरती के चर्चे भी हैं। नहीं, वो तो मैंने उनकी किसी फेलो से सुना था कि वो कोई ऐसा चीज नहीं है जो लोग कहते हैं कि सर्जरी कराई हुई है। नहीं, वो कहते हैं मैं तो तारीफ वो जो दुश्मन भी आप अगर उनकी पिक्चर्स देखें शी इज ब्यूटीफुल और वो शी इज लाइक कश्मीरी और ये जो जीन्स और ये सारी चीजें मैटर्स अ लॉट। आप उनकी सिस्टर को भी देखें ना, अभी उनकी पिक्चर्स आई, दे ऑलमोस्ट लुक अलाइक। माशाल्लाह। उनका कैमरा फेस मेरा आपसे क्वेश्चन होगा, अगर मैं एंकर ना होती तो? अगर मैं एंकर ना होती तो मैं डॉक्टर होती और अगर मेरे बस में होता तो मैं डांसर होती। बिकॉज आई रियली लव आर्ट और मुझे एक चीज़ का बहुत दुख है, हमारे माशरे में इस आर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दी गई। रिस्पेक्ट नहीं और मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी इससे पहले और फिर आई हैव रियलाइज्ड कि ये मेडिकल मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड है ही नहीं चीज़। लेकिन अगर मुझे कोई शौक के हद की बात करें तो हम ये आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, डांस, इसमें मैं बहुत आगे होती। एक्टिंग में मैं बहुत आगे होती। मैं अपने कॉलेज लेवल तक बहुत अच्छी एक्टर थी। मैं लड़का बनती होती थी, मैं लड़कियों को छेड़ती होती थी, इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी। तो वो दैट वाज समथिंग रियली अमेजिंग। सगीर चौधरी साहब अगर जर्नलिस्ट ना होते तो? हाँ, मैं वैसे तो मुझे बचपन से याद है कि मैं बहन भाइयों को शिकायतें बहुत लगाता था। तो जर्नलिस्ट का ये मैंने फिर बाद में किसी से सुना भी सीनियर से कि जर्नलिस्ट शिकायतें लगाते हैं, तो शायद हो सकता है कि बाई बर्थ भी हो। अगर मैं ना होता तो मैं आर्टिस्ट होता। मुझे गुब्बारा जो है ना वो मुझे वो पसंद है। मुझे समझ आया, इन्होंने कहा मुझे गुब्बारा पसंद है जो है। नहीं, शोपीस मुझे पसंद है। सहरिश जो है वो ना होती तो क्या होती? जो है वो ना होती तो राइटर होती मैं भी, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है और उसी की वजह से मैं जर्नलिज्म में बेसिकली। ना होती तो मे बी डांसर होती, बिकॉज मुझे डांस और या सिंगर होती। मुझे हमारे घर में ना बहुत मेरे वालिद साहब म्यूजिक सुनते होते थे। हमें याद है वीकेंड पे लता रफी के गाने लगे होते थे हम लोग सुबह उठ के नाश्ते के टाइम और उसके और मेरे बाबा आराम से अपने रूम में होते थे और वो टेप की आवाज पूरे घर में होती थी। तो हम जब बड़े हुए तो हम ये 90s का म्यूजिक 80s का लेके बड़े हुए। ये लोग कोई नहीं, मैंने आपको कहा मैं बड़ी हुई तो ये पुराना म्यूजिक लेके गई मेरी एज का। तो आप सिंगर भी होंगी? नहीं, सिंगर बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी पे इतना टॉर्चर नहीं करती कि मैं उसको अपनी आवाज सुनाऊंगा। हम टॉर्चर होना चाह रहे हैं। अगर आप अली खान साहब और अगर आप पॉलिटिशियन ना होती, CSP पॉलिटिशियन ना होती तो मैं एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन होती, बहुत अच्छा
अच्छा बुटीक रन कर रही होती है और मेरा ख्वाब है ज़िंदगी में। और उसके बाद मैं एक अच्छी जिस तरह वाइफ वाली जो सिचुएशन है वो इंजॉय कर रही होती है, लाइफ सुकून से सो रही होती है, घर को देख रही होती है, बच्चे संभाल रही होती चलिए है। एक लास्ट मैसेज महानूर मैं आपसे जाना चाहूँगी, क्योंकि डेफिनेटली आप इतने शो के लिए भी जाना आप पहले ही हमें बता चुकी हैं, सो बता दें एक लास्ट मैसेज हमारे भी। लास्ट मैसेज यही कहना चाहूँगी कि ईद को खुशी से मनाएं, सेलिब्रेट करें। वो लड़कियाँ, वो लड़के, ये वो जेन ज़ी जिसने अब तैयार होना छोड़ दिया इस चीज़ को कूल समझ के, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन्स है लाइफ के, इनको एंजॉय करें बिकॉज यू विल रिग्रेट इट लेटर कि आपने ये जो प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं इनको एंजॉय क्यों नहीं किया। और खुश रहें, कोई टॉन्ट भी कर रहा है तो हंसी मजाक से उसको टाल दें, आपने कौन सा उसके साथ हमेशा रहना है। बहुत अच्छा मैसेज है। सारिश, ईद अपनों के साथ ज़रूर मनाएं, अपनों के लिए टाइम स्पेंड करें, अपनी कम्युनिटी को भी टाइम दें, अपने काम को भी टाइम दें, लेकिन क्या पता जो इस ईद पे आपके साथ आपके अपने हैं वो अगली दफ़ा ना हो, या शायद आप उनके साथ ना हो। सो अपनों के लिए ज़रूर वक्त निकालें। चिराग तले अंधेरा वाली बात कभी भी नहीं होनी चाहिए कि आप बाहर बहुत टाइम देते रहें और आपके घर वाले आपके मुंतज़िर रहें। अपनी खुशियों में अपनों को ज़रूर शरीक करें, बिकॉज हज़रत अली का भी कॉल है ना कि ऑनर योर फैमिली फॉर दे आर द विंग्स विद विच यू फ्लाई। तो आप जिस मकाम पे पहुंचे हैं उसमें आपकी फैमिली की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो उस मकाम पे पहुंच के अपनी फैमिली को कभी भी ना बहुत अच्छा मैसेज है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और जो आपको मोमेंट्स मिल रहे हैं, जो आपको लम्हात मिल रहे हैं उनको एंजॉय करें, उसमें उन मोमेंट्स में जीना सीखें, जिसे कहते हैं ना। सारिश कुरैशी और मानूर कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा ही ज़बरदस्त ये सेगमेंट रहा, बड़े अहम मैसेजेस इनकी तरफ से डिलीवर किया गया। आकाशा अभी ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक की जनब चलेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और इस कुछ नए चेहरे हमारे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी अहम बातें अभी बाकी हैं, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ईद का पहला रोज़ है और एम न्यूज़ के संग ईद की जो सेलिब्रेशन का सिलसिला है वो जारी है। बहुत सी अहम शख्सियात जो कि पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं आज इस ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर, और उन्होंने ना सिर्फ ईद मुबारक दी तमाम तर ऑडियंस को, बल्कि अहम मैसेजेस भी डिलीवर किए गए। और ख़ास करके बड़ी जो ईद के मौके के ऊपर जब एम न्यूज़ के प्लेटफार्म पर आए तो यकीन जानिए ना सिर्फ हमें खुशी हो रही है बल्कि इसके साथ साथ उन गेस्ट ने, मेहमान हजरात ने भी हमें बड़ा सराहा इस जो अच्छा, एक मरतबा फिर तमाम ही देखने वालों को ईद मुबारक। और इस वक्त जिन गेस्ट ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया उनको भी ईद मुबारक कहेंगे, इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ भट्ट साहब, एम न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको वो नजर आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साहब, आज ईद का पहला दिन आप हमारे साथ गुजारें, कैसा महसूस कर रहे हैं? बस जी, ईद जो है वो असल मज़ा तो अपनी फैमिली के साथ ही ईद करने का आता है। हम भी फैमिली है आपकी। बिल्कुल, हम ये भी एक फैमिली है और एक फैमिली वो है जो घर में है जिनके साथ ईद मनानी चाहिए। और यकीनन बच्चे जो होते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वालिद साहब आएंगे और उनके साथ वो जो घर की खुशियां हैं वो एम न्यूज़ के अंदर भी हमें वैसा ही माहौल है जो हमारा घर वाला है। लेकिन जो इधर टाइम देने के बाद अपनी फैमिली को जाकर टाइम देना चाहिए था, या इस वक्त जो ईद की वजह से यहाँ पर ड्यूटी पर हैं, तो ये भी ज़ाहिर है एक हमारी ये ज़रूरत भी कह लें और मुल्क के लिए जो हम अपने घर को छोड़कर अहम फरीज़ा जो है वो अदा कर रहे हैं, ताकि जो मुल्क के लोग हैं, जो हमारे जो देखने वाले हैं, उनको जो अहम खबरें हैं उनसे वो उनको रोशनास कराते रहें और उनको एक एक चीज़ जो है मुल्क में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, उस हवाले से बताते रहें। और यही फरीज़ा जो है अदा करने के लिए हमने सेक्रीफाइस करेंगे अपना ईद का जो दिन है फैमिली के बजाय जो एम न्यूज़ की फैमिली है उसके साथ गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया इस ब्रेक के दौरान मलिक नजीब ने। नजीब, आपका बहुत शुक्रिया। और नजीब जो है, मैं आपको बताना चलूँ, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, नजीब जो है वो क्राइम बीट के हवाले से बड़े अहम अपने जो फ़राइज़ हैं उसे अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों तक खबर पहुँचाने के लिए फील्ड में किस हद तक सरगर्म रहते हैं, ये सब हम इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। मलिक नजीब, बताइएगा क्या क्या आपको चैलेंजेस होते हैं, खास करके अब आज ईद का दिन है लेकिन आज भी आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और स्टूडियो तक का सफर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इरफान, ईद का दिन जो होता है उसमें हम पहले तो अपने जो अवाम हैं उनको आगाह करते हैं कि आज ईद की जो नमाज है
सबसे पहले वो कहाँ पर इस्लामाबाद में अदा की गई है, और जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं वो भी बताते हैं। और आवाम को हम आगाह रखते हैं कि देखें आज जो ईद का त्यौहार है वो सबसे पहले, क्योंकि ईद की नमाज से ही आगाज़ होता है, उसके बाद ईद की जो बाकी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। उसके बाद आप ये देखें कि ईद का जो दिन है फैमिलीज़ आती हैं पार्क्स में, फिर उनकी कवरेज करनी पड़ती है, वो आवाम को आगाह करते हैं हम कि आप देखें फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, वो पार्कों में किस तरह ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहला फरीज़ा जो हमारा होता है वो आवाम को आगाह करना होता है, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है और हम अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं आवाम की आगाही के लिए। सबसे बड़ा इज्तिमा कहाँ पे लगा हुआ है, तमाम का जो जिम्मेदारी है। इसी तरह ये इस्लामाबाद में जो आज जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है वो फैसल मस्जिद में था ईद की नमाज का। आकाशा और इरफान आपको ये लाजमी बता देते हैं कि ये चूँकि बिलोंग करते हैं पिंडी से, तो इनकी फैमिली इधर है, ये यहाँ पर ड्यूटी करके फैमिली के साथ जाके ईद का कुछ जो हिस्सा है वो सेलिब्रेट कर लेंगे। और मैं बिलोंग करता हूँ गुजरांवाला से, और यहाँ से जाने का 4 घंटे और वापस आने का भी इतना, तो हम अगर ईद पे ड्यूटी पे हैं तो सिर्फ ड्यूटी पे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। ये तो अगर सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करेंगे तो शाम को जाकर फिर अपनी फैमिली के साथ जो है ना, जो दर्द है ना इरफान, वो आतिफ भट्ट साहब की बातों से झलक रहा है कि नहीं फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर पाए, यहाँ पे बुला लिया फैमिली वाले और स्क्रीन पे देख के खुशी होंगे, है ना? हाँ जी। लेकिन फिर भी जो ईद का मजा अपने फैमिली के साथ है घर में। इरफान 2 सवाल पूछ लेते हैं आतिफ भट्ट साहब से, कहते हैं जाए भाई जाए आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन गाड़ी कहाँ मिलेगी इस वक्त जाने के लिए? अगर आप मुझे अभी भेज देंगे तो पता चले जाते जाते फिर शाम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब कि कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जो भी आपके जो प्रोफेशन है आप भी इसमें कुर्बानी दे रहे हैं। जब से इस फील्ड में आए हैं उसी वक्त से कुर्बानी दे रहे हैं, चूँकि एज अ जर्नलिस्ट जो हमारी लाइफ है वो ना तो हम किसी खुशी में बराबर शरीक हो सकते हैं और ना ही कोई गमी जो होती है उसमें प्रॉपर जो है मौके पर पहुंच पाते हैं। और बाज़ का जो अगर कोई गम का माहौल आता है तो हम शायद अगर कोई तदफीन हो गई है या जो भी चीज़ होती है वो उसके बाद में जाकर पहुंचते हैं और जाकर फिर उनको सहारा बनते हैं। जो भी कह रहे हैं कि जब हमारी अपनी फैमिली पे कोई गमी खुशी होती है तो हम उस तरह टाइम नहीं दे सकते, और जब किसी पॉलिटिकल तौर पे हम लोग अपने हल्के को देखते हैं तो हर एक की गमी खुशी में हमारा एक फर्स्ट होता है, अवलीन तरजीह होती है कि उधर पहुँचना है, लेकिन जब अपनी फैमिली की बारी आती है तो वो निगलेक्ट हो जाती है। तो ये एक हमारे अंदर एक अलमिया और एक सिचुएशन रहती है कि ये ऐसे क्यों होता है, तो ये उनकी फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इरफान मैं यहाँ पर ना अपना एक बड़ा, मेरे बेटा जो था वो बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, तो वो ऑपरेट हो रहा था और ऐसे में मैं गुजरांवाला गया हुआ था हॉस्पिटल के बाद ड्यूटी का, ज़ाहिर है उधर गए होते बच्चे के पास थे, तो एक खबर आई, मैंने खबर दी अंदर बेटा ऑपरेट हो रहा है, इधर से मैं बीपर दे रहा था और आवाम को जो है वो उस हवाले से आगाह कर रहा था। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, मुश्किलात होती हैं जो कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है। आकाशा मैं आपको बताऊं ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। माहौल तो बड़ा खुशी का है लेकिन वाकया छोटा सा है। ये उन दोनों की बात है जब परवेज़ मुशर्रफ डिटेन हो गए थे और वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, तो मेरे किडनी में अचानक पेन हो गया। शाम को मैं घर आया तो किडनी में बहुत इतना पेन हुआ कि मैंने फैमिली को भी नहीं बताया, मैंने 1122 को फ़ोन किया। तो सूरत हाल ये थी जैसे आतिफ बता रहे थे कि वो मैं बैठ भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो मैंने इस तरीके से, वो बीच में कॉल आ गई बीपर के लिए, मैं किसी और चैनल में था उस वक्त, तो मैंने उस तकलीफ़ में वो बीपर दिया। मुझे याद अभी तक ना, वो इतनी तकलीफ थी कि मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन मैंने फील नहीं होने दिया स्क्रीन पे कि कोई बंदा बीमार बीपर दे रहा है, और मैंने उसी एनर्जी के साथ लोगों तक वो खबर पहुंचाई। जिसका मुझे सवाल किया गया, ये मुझे अभी ज़हन में मुझे आया, लेकिन कोई दुखी करने वाली बात नहीं है ये कि वाकया है ज़िंदगी का कि हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना ऐसे करने का मकसद ये है कि हम कितनी मुश्किलात में भी आवाम को आगाह रखते हैं। और देखें, मैं आपको अपना बताऊं कि मेरी बेटी ICU में थी और मैं बीपर दे रहा था, ICU के बाहर खड़ा होकर मैं बीपर दे रहा था। यही है सहाफ़त, जो कि लोग तो अगर इसको समझते हैं ना कि सहाफ़त बड़ा आसान चीज़ है। मैंने सहाफ़त में आने के बाद जो पंजाबी में हमारे लंगोटिया यार हैं उनमें से किसी की शादी अटेंड नहीं कर सका, और ये हमारे साथ भी हो रहा है। ऐसे ही है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स आपकी फैमिली के बहुत सारे ऐसे जहाँ पे आप वो मिस कर रहे होते हैं, आप जाना चाह रहे होते हैं, चाहते हुए भी आप जा नहीं पाते, आप अटेंड नहीं कर पाते। मैं एक मैसेज, वो उन्होंने नजीब भाई ने एक बात की थी कि क्राउड होता है तो फैमिलीज आती हैं पार्क्स में ना, सेलिब्रेट करने के लिए आए आप, ईद की खुशी सेलिब्रेट करें, लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, लेकिन खुदारा
वन विलिंग ना करें। जो सड़कों पे आप बहुत ही बहुत ये मतलब लेंगे डेफिनेटली, ये बहुत ही चीजें ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट था, मेरे जहन में था, शायद मैं चलो, skip हो गया। चलें सर। नजीब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, ईद वाले दिन कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? चना चाट। चना चाट। चना चाट। चना चाट और पूरे रमजान में भी आप चना चाट, उसके बाद ईद पे भी नहीं, चना रमज़ान में हमारे घर में ना डेली चना चाट नहीं बनती है, फ्रूट चाट बनती है, डेली बनती है। लेकिन ईद वाले दिन हमारी जो डिश स्पेशल होती है वो चना चाट होती है। चना चाट होती है। सगीर चौधरी साहब, मैंने तो आपको बताया कि मुझे तो स्वीट डिश अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डॉक्टर ने मना भी किया कि आप स्वीट से दूर रहें, दूर रहे, लेकिन मुझे खीर पसंद है। चना चाट खीर मैं पसंद करता हूँ, मैं उसी से ये बड़ा मसला होता है वैसे बाज़ का। अगर आपके मेडिकल भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो और आपको ऐसी चीज़ पसंद हो जो कि आपकी तबीयत पे बिल्कुल जो है वो ख़राब करने वाली हो, मतलब अगर इन द केस आपको अच्छी लगती है, आपको खाने पड़ती है, आपको दिल कर रहा हो तो यार थोड़ी सी लाजमन ले लूँ मैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, डॉक्टर्स ने बड़ा सख्ती से मना किया होता है, आपके घर वाले आपको इस पर डांट रहे होते हैं। जी देखिए, मेरी तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो मेरा तो उन्होंने कहा कि ये जो आप शुगर या इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये तो विंडो बंद कर दें। तो फिर भी मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। बट सब कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी डिश है वो ना हो तो आपकी ईद नहीं होती? देखिए जी, हम बड़े आजिज़ से लोग हैं, गुजरांवाला के लोग, और हमारा जो है ना, इनकी नमकीन से बारी आएगी। हमारे गुजरांवाला में वो तकरीबन जो तमाम लोग हैं वो कहते हैं कि चलो गरीब आदमी है, मटन पक जाए वो सबसे इजी है, साथ भिंडी हो। और अगर मेरी ये भिंडी और मटन तो फेवरेट है, और साथ अगर आलू अंडा हो तो ये भी मेरी बहुत, वो क्या कहते हैं ना, ईद पे डबल ईद हो जाती है। अरे वाह। लेकिन जब ईद पे ड्यूटी पे होते हैं तो इन सब चीज़ों से महरूम हो जाता है। यहाँ तक कि माँ के हाथ की बनी सवैयाँ कह लें या खीर कह लें या फैमिली के हाथ की बनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर नसीब नहीं होती, क्योंकि परदेशियों की कोई भी ईद नहीं होती। और अभी भी परदेसी हैं, और हमारी जो ईद जैसी तैसी गुजर रही है ये हमें पता है। एक दफ़ा पहले मैं 2013-14 में मैंने यहाँ पर ईद की थी, और एक अभी कर रहा हूँ, और ये मुझे पता है कि ये ईद हमारी कैसे गुजर रही है, कितनी खुशियों में गुजर रही है। कितनी खुशियों में। वैसे तो खुश नजर आ रहे हैं आप। शादी जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी, ईद पर आप सबसे पहले किसको मुबारकबाद देती हैं? सबसे पहले जब मेरे हस्बैंड ईद पढ़ के आते हैं तो फिर वही उन्हीं का चेहरा होता है, बच्चे होते हैं तो उनको मुबारकबाद। फिर उसके बाद फैमिलीज, अम्मी का घर करीब तरीन है, और फिर उनके पास जाके उन बड़ों को सबसे पहले अपनी सास और अम्मी को इनको ईद मिलना। फिर उसके बाद ऐसा सब पॉलिटिशियन जिस तरह एज अ पॉलिटिक्स, फिर उनके घर जाना, फिर ये टाइम स्टार्ट हो जाता है। मलिक नजीब से बिल्कुल, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईद में माँ बाप साथ थे, और अब की ईद में माँ बाप साथ नहीं है। साथ नहीं है। चले, यही क्वेश्चन मेरा, ये सबसे बड़ी कमी है इस ईद में और बचपन की ईद सर। ये कमी हमेशा रहती है, मतलब जिनके माँ बाप बिछड़ गए, डेफिनेटली एग्जैक्टली सब करते रहते हैं, उनकी वो केयर करना, आपका ख्याल रखना, डेफिनेटली जो अब मुझे अब पता है क्या हो रहा है, आतिफ भट्ट साहब से कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे सोचना पड़ा ये सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आतिफ भट्ट साहब, आप ईद पर ज़्यादा खुश होते हैं या चांद रात पर? मैं ईद पे ज़्यादा खुश होता हूँ, और उसकी खुशी की वजह ये होती थी कि हम गांव जाते हैं। सबसे पहले वालिद ज़िंदा होते थे तो उनसे जाके मिलना, अब वालदा हैं, और ईद के दिन जाके कब्रिस्तान में अपने वालिद साहब के लिए दुआ करना, और अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाता हूँ ताकि उनको भी आदत रहे कि कम से कम जो ईद के दिन वो कब्रिस्तान पर आएँ, वहाँ पर आकर जो अपने बुज़ुर्ग अगर फोत हुए हों तो उनके लिए दुआ भी करें, और उनको भी ईद मिलकर जाएँ। और हमारे लिए जो ईद का दिन होता है वो ज़्यादा खुशी का दिन होता है। हालांकि चांद रात में भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन हम ईद के दिन को ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम अपने, वैसे तो हम किसी भी वक्त कब्रिस्तान में जाकर दुआ कर सकते हैं, लेकिन ईद के दिन स्पेशल बच्चों को लेकर जाना वो हमारे लिए एक बड़ा डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो चैलेंजिंग जो है ना वो होते हैं डेफिनेटली, ख़ास करके जैसे फील्ड की आपने बात की हमारी जो, और डेफिनेटली हमें इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है वक्त के साथ साथ, और जो हमारा जो पेशा है, हमारा जो प्रोफेशन है वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं। और देखिए, अगर हम नहीं यहाँ पे रुकेंगे तो किसी न किसी को तो रुकना ही होगा, और उसको ये तमाम तो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा करनी पड़ेंगी। एक जो है वो एक छोटी सी गेम है, और ये अल्फाज की गेम है, ये बड़ा सख्त मुकाबला होगा, और अब देखते हैं कि कौन कर पाता है। मुझे लगता है शायद इनमें से किसी न किसी को ये पहले पता भी होगा, अगर उनकी जुबान पे हुई तो फिर तो इजी होगा, तो अगर ना हुआ तो फिर थोड़ा सा टफ होगा। अच्छा, और बड़ा वैसे कॉमन भी है, शायद इनकी नज़रों से गुजरा होगा, इन्होंने सुना होगा, इनके समातों से टकराया होगा। अच्छा, क्या है ऐसा, मुझे भी बता। वो जुमला है
समझ को समझ से समझ कर समझना मेरी समझ में समझ है, जो समझ को समझ से भी समझ करना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ये जुमला आपने अदा करना है, जो अदा कर लेगा वो जीत लेकिन लेगा। लेकिन पहले टास्क जो है ना मैं आपको दे देता हूँ। पंजाबी में दाल दित्तो दुकानदार दी दादी। नहीं, पंजाबी हमारी जुबान नहीं है सर। पंजाबी हमारी जुबान नहीं थोड़ा है। मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो आपको पता है आपके होस्ट में बहुत टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकते हैं। टैलेंटेड हैं लेकिन उन्होंने पूरा रटा हुआ है और अभी हमें अभी भी दे रहे हैं। इन्होंने पूरा इस पे मेहनत की है। एक पार्ट चीटिंग है। हाँ, एक पार्ट कर लेते हैं। हाँ जी। चले, समझ को समझ से समझ कर समझना मेरी समझ में समझ है। बस नहीं तो पूरा हो गया ये। आप बोले ना सर, आपने बोलना एज इट इज। समझ को समझ के समझ कर समझना, स्टॉप बोलना सर। समझ को समझ से समझ कर बोलना ना हार गए, समझना। एक चांस सर, हार गए। आतिफ भट्ट सर, गुजरावाला के जी रिपीट करें जरा। समझ को समझ से समझ कर समझना मेरी समझ में समझ है, जो समझ को समझ कर बिना समझे मेरी समझ में ना समझ है। बस आपने क्या किया जो हार गया वही है। देखिए आपने इतना रट्टा लगाया हुआ है, हम नहीं अगर मैं चेंज कर लेता हूं। आपको गिफ्ट मैं दे दूंगा, आप सिर्फ इतना बोल दें, दाल दित्तो दुकानदार, पंजाबी हमारी जुबान दंदा दाड़ा दी दवाई दे। इतना आसान है। देखिए मैंने रट्टा लगाया हुआ है, मैंने रट्टा टास्क हार गए सर। इन शॉर्ट मैम, समझ के समझ के जो ना समझे मेरी ना समझ में वो ना समझ है। समझ के समझ को जो समझे मेरी ना समझ में वो। दैट्स ग्रेट। ये फिर कुछ हद तक जो है रिकवर कर लिया। चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है लेकिन कमाल कर दिया। कमाल जबरदस्त जी। मलिक नजीब जी वही जो आपने कहा नहीं, आपको रिपीट करना पड़ेगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ ये मैं कर लेता सबको अपना याद है। एक बार रिपीट कीजिएगा ये वाला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अरे क्या बात, हमने भी बोल दिया, हमने भी हमने वैसे बोल दिया, हो गया हमारा भी। लेकिन वो समझ वाली मेरी समझ में ना समझ है। बिल्कुल ना समझ है। एक और टास्क है वो बड़ा इजी है इसके साथ। अब उस पे चलते हैं। नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर की नजर से नजर लग गई। ये भी इजी तो नहीं है। ये नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर ने नजर को नजर से देखा। मेरी टीम देखें, वो देखें मेरी टीम जीत रही है। नजर ने नजर को नजर बार के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। ये शेर, ओह गुड। इसलिए आप ये शेर नहीं, शेर नहीं है, ये शेर था। शाजिया जी नहीं, ये बचपन का शेर है। नजर ने नजर को नजर बार के देखा, नजर को नजर से नजर लग गई। नजर को नजर की नजर से नजर लग गई। नजर फिर भी उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। नजर को कितनी दफा इस्तेमाल किया गया। ओह क्या बात है, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। अब बता दें। 8 मरतबा। ये आपने गिना अभी? नहीं, अगर मैंने गिन लिया इट मींस मुझे आता है। इरफान चले कुछ क्वेश्चंस की तरह दोबारा चलते हैं। चौधरी साहब, डेफिनेटली अब आप ईदी देते ही होंगे, लेते तो नहीं होंगे, तो कभी देते हैं। बचपन की कोई ऐसी ईद जो सबसे ज्यादा मिली थी और आज तक वो याद है, और किसने दी थी? बचपन की ईद जो है वो बड़े भाई देते थे, वो सबको देते थे और अब भी हयात है माशाल्लाह। ज्यादा वाली ईद कौन देता? ज़्यादा वही देते थे, वो ईद भी देते थे। वो तो जाहिर सी बात है कि हम उस वक्त शहर में नहीं रहते थे, तो चूँकि वो शहर में सेटल थे तो वो तो हमारे लिए को गिफ्ट भी लेके आते होते थे सबके लिए ना। तो मुझे वो याद है कि वो सबसे ज़्यादा ईदी वो देते थे और हम बड़ी संभाल के रखते थे। बिल्कुल। तो उसके बाद याद नहीं है। अब उसके बाद जब से होश संभाला है, इधर इस प्रोफेशन में आया, तो हम खुद ही दे रहे हैं। रिलेटिव्स को भी भेज देते हैं, बच्चों का तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को देते हैं, लेकिन मेरी बेटी भी मुझे ईद देती है। वो जॉब करती है। बड़ी ज़बरदस्त चिट चैट हुई है और बड़ी मज़े की गेम्स हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। और अब चूँकि जो प्रोग्राम का टाइम है वो भी ख़त्म हो जाता है और आखिरी मराहिल में इस वक्त, तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे एक बड़ा यूनिक मुझे इरफान शो आतिफ भट्ट साहब से, क्योंकि गुजरावाला से इनका ताल्लुक है, तो खाने पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। वहाँ पे तो काफ़ी बड़े मैं ये जानना चाहूंगी कि वैसे इनको तो लेके भी आने चाहिए थे भाई, अपने स्टाफ का ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ पहले आप मुझे जाने देते तो फिर मैं लेके आता। अच्छा आतिफ भट्ट साहब, खाने का तो बहुत ज़्यादा मुझे पता है आपको शौक है, खाना बनाने का भी शौक है, क्या अच्छा बना लेते हैं? देखिए जब से इस्लामाबाद में आए हैं मजबूरी में हमने खाना बनाते हैं और कभी कभी अच्छा भी बन जाता है। हम लोग अब जब इधर एज ए बैचलर रहते हैं और यहाँ पर कभी कभी कुकिंग जो है वो हमारे अंदर जाग जाता है, जी आज हमने खुद पकाना है, वगरना तो हमने तकरीबन 20 साल हो गए ये होटलिंग कर रहे हैं। कभी कभी चिकन बना लेते हैं या आलू अंडे जो मेरी फेवरेट है, वो तो जितनी मरतबा मर्जी हो, दिन में 3 मरतबा भी हो तो मैं 3 मरतबा खा जाता हूँ। और वो कोशिश करते हैं कि जब पकाते हैं तो फिर इतना पका लेते हैं कि 2-3 दिन खा लें। लोबिया भी खाते हैं। आज जाकर क्या बनाना है?
आज जाकर कुछ नहीं बनाऊंगा, एक तो वैसे भी सारा दिन ड्यूटी करनी है और उसके बाद ईद वाले दिन भी अगर घर में जाकर कुकिंग ही करनी है तो इससे बेहतर है कि बाहर जाके जो होटलिंग है वो कर लेंगे। और ख़ासतौर पे हमें तो ऑफिस में भी मिल जाता है, तो ऑफिस से ही मुमकिन है कि करके जाएँ। मेरे ख्याल से जो वक्त बहुत कम रह चुका है और इस पे हम मैसेजेस डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे इतनी मज़े मज़े की बातें हों और वहाँ पे हम आवाम के लिए, हमारे देखने वालों के लिए जो इतनी चाहत से हमारा ये जो ट्रांसमिशन है ये देखते हैं, एम न्यूज़ को देखते हैं, हमारे सब एंकर्स को, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको देखते हैं, तो एक जो ज़बरदस्त किस्म का जो मैसेज है उनको डिलीवर होना चाहिए इस ईद के मौके पर, ताकि जो उनके लिए यूज़फुल साबित हो सके। तो मैं शुरू करूँगा सगीर चौधरी साहब से, आपसे आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे इस ईद की पुरमसरत मौके के ऊपर और खुशी के मौके पर? इरफान, देखें, ईद तो हमारा एक मजहबी त्यौहार है और हम इसको मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। तो हमारा मज़हब ये कहता है कि ईद के दिन अपने साथ साथ दूसरों को भी याद रखें और उनका भी ख्याल रखें। तो हमें अपने आस-पास और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, रिश्तेदारों और इसके अलावा जो दोस्त अहबाब हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। और दूसरा मैसेज जो मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ वो यही है कि ईद खुशियों का दिन है, भरपूर हल्ला गुल्ला करें, भरपूर तरीके से मनाएं, एंजॉय करें, लेकिन किसी को तंग ना करें, रिस्क ना लें और वन व्हीलिंग ना करें। ये जो नौजवान है ना, मैं पेरेंट्स को कहता हूँ प्लीज़ खुदारा ये इनको इस दिन मोटरसाइकिल की चाबी इनसे छीन लें प्लीज़। इनको मोटरसाइकिल और मोटर बाइक पे ना आने दें, ये रिस्क है, लाइफ रिस्क है। प्लीज़ इनको सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन इनसे मोटरसाइकिल जो है वो उस दिन के लिए पाबंदी लगा दें इस पे। और ये बार बार हमारी हुकूमत भी सर इस पे बहुत एक्टिव होती है, पुलिस तो कहती है, लेकिन हम ना लगाएं, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसलिए वो नहीं, बहुत खतरनाक है जी। आपको बहुत अच्छा मैसेज है, यकीन करें। अक्सर मैं भी सोचता हूँ कि यार आखिर इनको मिलता क्या, ना इनको कोई रिवार्ड दिया जाता है इस पे वन व्हीलिंग करने पे, और ना ही कुछ ऐसा मतलब उनकी कोई मतलब अचीवमेंट कोई कंक्लूड की जाती है इस पे। तो मतलब ना जाने फिर भी क्यों लोग जो है अपनी जान के दुश्मन जो है वो बने रहते हैं और फिर ऐसे हादसात अफसोसनाक हो जो कि ईद जो है वो बिल्कुल ऐसी है। जिंदगी का रोना। आतिफ भट्ट साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो एम न्यूज़ के नाज़रीन हैं उनको ईद मुबारक, उनको सबको मेरी तरफ से हो। और साथ में ये भी कहेंगे कि जो ईद का त्यौहार है इसको अपने वालिदैन के साथ मनाएं। और जो परदेसी हैं, अगर आपको एक ईद परदेश में करना पड़ जाए तो उसके बाद आपको इस ईद के त्यौहार की कदर हो जाएगी कि कितनी रूखी सूखी ईद होती है वालिदैन और फैमिली के बगैर। तो सबसे पहले तो अपनी जो फैमिली है उसके साथ भरपूर तरीके से ईद को मनाना चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने सगीर चौधरी साहब ने कही है कि जो अपनी ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है उससे प्यार करें और वालिदैन को आज के दिन मुख्तलिफ जो हुटिंग करके या इस तरह वन व्हीलिंग करके अपने वालिदैन को परेशान भी ना करें और ना ही अपनी जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डालें। क्या खूबसूरत मैसेज दिया आतिफ भट्ट साहब ने। शाजिया जी, अभी भट्ट साहब ने बड़ा एक इमोशनल बीच में बात की वालिदैन की, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईद का दिन बहुत स्पेशल होता है और बचपन से अब तक ईद हम वालिदैन के साथ ही मनाते हैं। जब उनमें से किसी रिश्ते को हम खो देते हैं तो वो कमी हमारी ताहयात ज़िंदगी जिस मकाम पे भी हो लेकिन हम फील करते हैं, और ईद के दिन कुछ ज़्यादा फील करते हैं। तो मैं एक मैसेज पूरी आवाम को ये देना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन के साथ ईद का त्यौहार भरपूर तरीके से मनाएं, उनको हक करें, उनको प्यार करें, उनको बताएं कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और उनको एहसास दिलाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी का ये जो रिश्ते हैं ये बहुत स्पेसिफिक टाइम लेके आते हैं और जब चले जाते हैं तो फिर हमारे अंदर एक रह जाती है कि हम काश उनको कह देते हैं कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते थे। तो अपने वालिदैन के साथ फुली एक्सप्रेस करें और हंसते मुस्कुराते हुए ईद गुजारें। ईद के अलावा भी आप ज़िंदगी में अपने चेहरे पे स्माइल के साथ हर सिचुएशन को फेस करें, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ ताहयात नहीं रहती। जिसमें अच्छा वक्त भी कुछ टाइम के लिए आता है, मुश्किल वक्त भी कुछ टाइम के लिए आता है, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए हर चीज़ को फेस करें, परेशानी भी खुद ब खुद हट जाएगी। मलिक नजीब, आप क्या कहना चाहेंगे? इरफान भाई, सबसे जो इस वक्त माशरे में एक इशू चल रहा है अदम बर्दाश्त का, हमें ये चाहिए कि हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। ईद हमें यही पैगाम देती है कि आप ये खुशियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, उन गरीब तबके के लिए भी है, उस गरीब तबके के लिए भी है जो ईद की खुशियाँ मना ही नहीं सकता। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए उनके बच्चों के कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जूते ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आप अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करें और देखें कि आप किस तरह मुतमईन होते हैं।
से हो गया। बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस जो कि हमारे मेहमान हजरात हमारे साथ मौजूद थे, इनकी तरफ से डिलीवर किए गए। इनमें सबसे जो ज़बरदस्त बातें हैं वो डेफिनेटली एक तो अपना जो है ना अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों के ऊपर नज़र रखें कि वो ईद कैसे मना रहे हैं। ना सिर्फ मतलब हमारा जो मुआशरा है, हमारा अलमिया ये है, हम ऐसे वीक पॉइंट्स के ऊपर नज़र रखते हैं कि जो कि उनके लिए सरदर्द बन जाती हैं। मतलब उनके लिए हम उनकी ना कहीं जैसे कहते हैं ना नेगेटिविटी को हम वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर जैसे मक्खी जो है वो सिर्फ साफ सारी जगह छोड़ के गंदी जगह के ऊपर बैठती है, ऐसा हरगिज़ ना बने, बल्कि उनका ख्याल रखें, उनकी मतलब ईद कैसे मना रहे हैं वो ख्याल रखें। उसके साथ साथ जो बड़ा ज़बरदस्त सगीर चौधरी साहब ने मैसेज डिलीवर किया, जी बिल्कुल ऐसे है कि इसमें ख़ास करके वो लड़के, वो नौजवान जो कि वन व्हीलिंग करते हैं, खुददारा अपने जो चाहने वाले उनका ख्याल रखें और वन व्हीलिंग की तरफ बिल्कुल ना जाए। क्यों अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में आप इस तरह से डालते हैं। और ना सिर्फ अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें, ईद के मौके के ऊपर जो है ना इर्द गिर्द सब के ऊपर नज़र रखें और जो ईद की खुशियाँ हैं भरपूर तरीके से जो है बांटने की कोशिश करें और इसमें आगे बढ़ चढ़ कर आप कोशिश करें दूसरे से खुद कांटेक्ट करने की। जैसे एक सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हम ये वेट करते रहते हैं कि दूसरा हमें ईद की मुबारक देगा, दूसरा हमें ईद मुबारक बोलेगा तभी हम बोलेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आप हाथ बढ़ाएं और दूसरा फिर याद नहीं करता तो मैं उसको क्यों याद करूं, ये वाला सीन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इरफान, उसी के साथ आपने भी क्या खूबसूरत मैसेज दिया, उसके साथ हमारे जो यहाँ पर गेस्ट हैं उन्होंने भी बहुत खूबसूरत मैसेजेस दिए। सो आपके वालिदैन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं, उनके लिए आप ही हैं। और बहुत सारे इरफान, मैंने ऐसे वालिदैन को भी देखा है जिनकी औलाद जो होती है जब वो उस दुनिया में नहीं रहती तो वो भी इस दुनिया में तो होते हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं होते। और जो मतलब जिस तरीके से उनका वो कहते हैं ना कि एकदम से वो चेंज हो जाते हैं, उन्हें कोई खुशियाँ जो हैं वो नहीं भाती, वो सिर्फ गम में रहना पसंद करते हैं। सो अपने वालिदैन का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिस तरीके से शाज़िया मैम ने भी कहा कि आपके जो वालिदैन हैं वो आपके लिए है, उनका ख्याल रखें, उनको बताएं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमें कोई बताए कि हम कितने इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सो हमारे वालिदैन जो हैं उनको भी हमें बताना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हर चीज़ का एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक्सप्रेस करेंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को बताएंगे, तभी चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई होती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को और आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। सईद मुबारक।